गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो भाग है उन सभी को मैं देखते चलूँगा। और यहाँ पे हाल फिलहाल के जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी को मैं यहाँ पे देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप जितने भी एग्ज़ाम इधर देने वाले हैं तो इनसे देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन है 3-4 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, ये मेरी आपकी गारंटी है। और इन सभी अनुच्छेद को जो हम देखेंगे उसके साथ हम ट्रिक के साथ भी देखे चलेंगे। जो ट्रिक होगा, आप ऐसा ट्रिक आपने कभी नहीं देखा होगा। और हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्ट, यानी जो भी इससे फैक्ट जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं देखते चलूँगा, ताकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट से ही आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे ये फैक्ट है मूल अधिकार से, तो ऐसे आपको हम देखते चलने वाले हैं क्या होते हैं फैक्ट, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसे हम देखते चलेंगे ताकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कभी नहीं छूट पाए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है यहाँ पे। अगर आप सीधे पढ़ने वाले हैं कि हाँ अनुच्छेद 11 में क्या दिया हुआ है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, तो ऐसा आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगे और गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो ये सब आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसके फैक्ट है और जो इससे बातें ज़रूरी है समझना एग्जाम ऑफ दृष्टि से, तो ये आपको अगर देखना है तो ही आप वीडियो में बने रहिए, वरना आपका टाइम इसमें वेस्ट होने वाला है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद हम बात करें, भाग को लेना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण जो भाग है, अगर भाग की बात किया जाए तो भाग 22 है, लेकिन अनुच्छेद का ये बात किया जाए तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें संशोधन कर करके इसको 500 तक ले गया है। तो यहाँ पे इतना याद करना, 400-500 अनुच्छेद याद करना और यहाँ पे 22 भाग याद करना, ये आसानी रहेगा 22 वाला। तो ये आपको भाग में बांट के चलेंगे ताकि ऐसे ग्रुप बढ़ जाए और ऐसे आसानी हो जाए याद करने में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1 में बातें बताई गई है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखिए, हो गया कि यहाँ अनुच्छेद 1 से 4 के बीच जो भी आएंगे वो संघ एवं राज्य क्षेत्र से जितने भी संबंधित होंगे अनुच्छेद वहीं आएंगे। तो यहाँ पे जैसे अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में बताई गई है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी भारत एक संघ है और इसमें जितने भी राज्य है वो इसमें बताई गई अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पे भारत एक देश है और इसमें क्या है 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये बातें बताई गई है अनुच्छेद 1 में, इतनी आपको यहाँ से बातें याद रखनी है। अब हम आइए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे भाग 2। भाग 2 में बताई गई है नागरिकता। तो नागरिकता संबंधी जितने भी अनुच्छेद होंगे वो भाग 2 में आएंगे और 5 से 11 के बीच में आएंगे। आइए अब इससे जुड़े फैक्ट को याद कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम था वो सबसे पहली बार आया था 1955 में। तो याद कैसे रहेगा कि हाँ पहली बार 1955 में आया था। तो देखिए 5 से 11 के बीच में क्या आता है, नागरिकता। नागरिकता संबंधी जो क्या है 1955 पहला अधिनियम आया था। तो आप देखिए 5 × 11 कीजिए, क्या आ जाएगा 55। तो 1955 में पहली बार जो आया था भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था, वो आपको बातें याद हो गई होगी। तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम क्या है जो पहली बार आया था, तो इसी आधार पे जो अधिनियम है पहला अधिनियम 1955, इसी के आधार पर भारत में 5 प्रकार से जो नागरिकता प्राप्त होती है वो इसी अधिनियम के द्वारा दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार के जो है क्या बातें बताइए किस आधार पे मिलता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है भारत में। ये बातें बताई गई थी प्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब तक ये जो अधिनियम था इसमें 5 बार संशोधन हो चुके हैं, 6 बार संशोधन हो चुके हैं अभी तक, यानी 2021 तक। तो ये आपको बातें याद रखनी है। संशोधन जो इसमें हुआ है, पहला जो संशोधन हुआ था वो आपको याद रखिए। पहला जो हुआ था ये 1986 में हुआ था, उसके फिर बाद 6 साल बाद 1992 में हुआ, फिर उसके बाद 2003 में हुआ, फिर उसके बाद बात करेंगे हम 2005 में भी हुआ, फिर 2015 में हुआ। 2015 के बाद जो हाल फिलहाल में, यानी जो अभी नवीनतम है इसमें, जो 2019 में हुआ था, ये आपको सब कोई ने सुना हुआ कि ये 2019 में नागरिकता संबंधी कानून क्या आया था, तो CAA। आप जरूर न्यूज़ में सुने होंगे, कितना भी आप ऐसे स्टूडेंट है तो आप इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे कि CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था 2019 में, ये आपके आते हैं किसमें, इसी अधिनियम के जो 6ठा संशोधन हुआ था 2019 में CAA। तो ये इसी संविधान संशोधन में अधिनियम हुआ था। ये आपको बातें याद रखनी है यहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, तो यही बात बताया गया है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून है
वो संसद बनाएगी। तो यहाँ पे संसद जो कानून बनाती है नागरिकता संबंधी, वो संसद को अधिकार है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का। और जो संसद का जो बनाता है, संसद का जो गृह मंत्रालय है, वहीं इसका मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, वहीं इसका संबंधी कानून बनाती है। ये आपको बातें याद रखनी है। जैसे हाल फिलहाल में जो CAA आया था, CAA जो पारित हुआ था सबसे पहले लोकसभा में पारित हुआ था, और ये लोकसभा में जो पारित कराने ले गए थे वो आपके कौन ले गए थे, आपको अगर देखे होंगे न्यूज तो उसमें अमित शाह जी देखे होंगे, ले गए होंगे इसको वहाँ पे पारित कराने के लिए इस बिल को। तो अमित शाह कौन है, उस समय कौन थे, अभी भी है, कौन है, ये गृह मंत्री यानी गृह मंत्रालय के प्रमुख है, तो गृह मंत्री अमित शाह था। तो यहाँ से आप याद रखिए कि संसद संबंधी जो भी कानून बनाती है, नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाती है वो संसद बनाती है, और संसद के गृह मंत्रालय जो है वो कानून बनाती है नागरिकता संबंधी। यहाँ से आपको इतनी बातें याद रखनी चाहिए। भाग 2 के देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं भाग 3 को, जो संबंधित है मौलिक अधिकार से। ये 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में आते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे जो भी फैक्ट है पहले हम उनको देख लेते हैं। तो बात करेंगे मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका यानी USA से लिया गया है, और USA में इसी मौलिक जो अधिकार है उसको यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स बुलाता है। ये आपको बातें यहाँ पे याद रखनी है। और भारत में क्या बुलाता है, मौलिक अधिकार। और यहाँ पे एक बात याद रखिए, जो भारत का ये क्या कहा जाता है, ये मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ये आपको बातें याद रखनी है। तो ऑप्शन आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन के रूप में कि यहाँ भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो वहाँ पे आपको भाग 3 भी दे सकता है या मौलिक अधिकार भी दे सकता है। ये आपको बातें याद रखनी है। अब हम यहाँ से इससे और फैक्ट की बात की जाए, पूछा जाए एग्जाम में, जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मूल अधिकार यानी जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षक कौन है, यानी उसका रक्षा कौन करता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। यानी मूल अधिकार का जो रक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। यानी मौलिक अधिकार में जो भी उल्लंघन होगा, जो भी आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है और उसका जो उल्लंघन आपके साथ होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे आपका रक्षा किया जाएगा मौलिक अधिकार का। इसलिए मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा जाता है। ये आपको बातें याद रखनी है। और बातें यहाँ पर याद रखनी है आपको कि मौलिक अधिकार जो है ये वाद्य योग है, यानी इस पर विचार किया जा सकता है और ये परिवर्तनीय भी है। ये अगर ज़रूरी पड़े तो इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। ये आपको बातें याद रखनी है यहाँ पे। और हम बात करेंगे यहाँ पे कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, ये क्या हुआ था। तो मौलिक अधिकार का जो मांग जो हुआ था सबसे पहले वो कहाँ किया गया था, तो वो कराची अधिवेशन में किया गया था जो 1931 में हुआ था। और इस कराची अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ पे बात करेंगे हम, यहीं पे मौलिक अधिकार का मांग किया गया था जिसका जो प्रारूप था वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जो भारत के कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनमें मौलिक अधिकार से जितने भी इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उन सभी को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 14। ये अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, यानी कानून के नज़र में सब कोई एक समान है। ये बातें बताई गई है किसमें, अनुच्छेद 14 में। ये बातें बताई गई अनुच्छेद 14 में। आपको बात याद रखिए, विधि के समक्ष समता, यानी अगर कोई एक आम आदमी, जैसे हम ही अगर किसी का मर्डर कर दें और एक जो है बड़े आदमी भारत के ले लीजिए कोई, वो आपके ले ले जैसे शाहरुख खान, तो उनको अगर वो मर्डर करे या हम मर्डर करें तो हम दोनों के लिए क्या है, कानून एक समान है। ये बातें बताई गई है किसमें, अनुच्छेद 14 में। ये आपको बातें इतनी आपको याद रखनी है, यानी कानून की नज़र में सब कोई एक समान है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। ये बातें बताई गई है अनुच्छेद 15। यानी धर्म के नाम पे, जैसे कोई बड़ा धर्म वाला है कोई छोटा धर्म के साथ भेदभाव करता है तो वो प्रतिबंध है, यानी उस पर कानूनी ये क्या है, ये जुर्म है। ये आपको बातें याद रखनी है। उसके बाद जाति पर, यानी बड़े जाति वाले छोटे जाति के साथ अगर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, या लिंग यानी जैसे पुरुष है और स्त्री के साथ क्या करते हैं, भेदभाव होता है समाज में, वहाँ उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और वंश के आधार पे भी और जन्म स्थान पे भी लगाया गया है। जैसे कोई छोटे राज्य का है या जैसे बिहार का मान लीजिए कोई बिहारी है वो जाता है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे उसके साथ भेदभाव होता है। ये पर प्रतिबंध, भेदभाव पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी इस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते इन सभी को। ये अनुच्छेद 15 में बातें बताई गई है। ये आपको यहाँ से इतनी बातें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है,
अनुच्छेद 17 में बताई गई है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का जो अंत है वो बताई गई है अस्पृश्यता का अंत में, यानी अनुच्छेद 17 में। यानी आपसे किसी से भी समाज में छुआछूत नहीं रख सकते हैं, ऐसा करना कानूनी अपराध है। ये बातें बताई गई है अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 में बताई गई है उपाधियों का अंत, यानी भारत में आप किसी प्रकार के उपाधि को है नहीं ले सकते हैं, ये इसको अंत कर दिया गया है। आप किसी प्रकार से उपाधि नहीं ले सकते। हालांकि इसमें अपवाद 2 आते हैं, ये अपवाद हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको बातें याद रखनी है। जैसे एक आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और एक जो आते हैं वो सैन्य क्षेत्र में, ये आपको याद रखनी है। एक जो है शिक्षा और एक सैन्य, ये इसको अलावा आप किसी में उपाधि नहीं दे सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप PhD करते हैं या कोई उपाधि जैसे शिक्षा में मिलता है तो वो आप ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर की जो उपाधि मिलती है वो आप ले सकते हैं, किसमें? अनुच्छेद 18 के तहत। और हम बात करेंगे इसमें सैन्य, जैसे सैन्य में कोई अगर बड़ा उपाधि मिलता है, जैसे प्रमोशन होता है किन्हीं का, जैसे ब्रिगेडियर, तो ये से सारे आपको मिलेंगे किसमें? सैन्य क्षेत्र में। तो इसके अलावा आप दूसरा कोई नहीं ले सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे पहले के ज़माने में, जैसे ले लिया जाए वल्लभ भाई पटेल थे, तो वल्लभ भाई पटेल को क्या उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि मिली थी, तो ये पहले की बात है, अब आप नहीं रख सकते। तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? वो बारदोली की महिलाएं ने दी थी सरदार की उपाधि, किनको? वल्लभ भाई पटेल को। तो वो कहे जाएंगे अगले सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये पहले की बात है। अगर आपको कोई यहाँ पे उपाधि दी तो आप अपने नाम में नहीं लगा सकते, ये कानूनी जुर्म है। ये आपको बातें याद रखनी है। और इसके साथ अनुच्छेद 18 में बात कर ले तो जो भारत रत्न जो भी उपाधि दी जाती है भारत में, वो अनुच्छेद 18 के तहत ही मिलती है। ये आपको बातें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में जो है वो 7 पहले अनुच्छेद आते थे, अनुच्छेद ए से लेकर जी तक। ये बातें याद रखनी है। ए से लेकर जी तक 7 अनुच्छेद आते थे। तो इसमें अनुच्छेद जो है एफ जो है वो संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया, ये अब नहीं है। तो इसमें कितने अनुच्छेद बच गए? अभी इसमें 6 अनुच्छेद है। तो मैं इन सभी को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 19 में है, यानी 19 के जो ए में है, यानी सबसे पहला जो है अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी आपको दी गई है। उसके बाद मौन की आज़ादी दी गई है, यानी प्रेस यानी जो मीडिया है वो भी आज़ादी दी गई है मीडिया की। और ये झंडा फहराने की आज़ादी जो है वो भी दी गई है, किसमें? अनुच्छेद 19 के क में। तो ये आपको बातें यहाँ से याद रखनी है। आप यानी आपको अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी है, आप किसी विषय पर आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात किया जाए मौन की, यानी किसी विषय पे आप चुप भी रह सकते हैं, आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। प्रेस यानी मीडिया है, मीडिया को देखते हैं जब भी कोई आपका कोई किसी का भी मन करे मीडिया के, वो कहीं भी किसी प्रकार के न्यूज़ को बिना किसी परमिशन से छाप सकता है, क्योंकि इसको स्वतंत्रता मिली हुई है। उसके बाद हम झंडा फहराने की बात की जाए तो झंडा फहराने का जो अधिकार था वो केवल सरकारी दफ्तर में ही पहले था। कब से? तो 2002 के जो पहले था, 2002 के पहले आप झंडा नहीं फहरा सकते थे कोई निजी आदमी। अब की बात देखिए तो अब जो है जो मन करे वो झंडा फहरा देता है, निजी क्षेत्र में भी। और अपने आप अगर चाहते हैं आप भी खुद भी झंडा फहराए तो आप अपने दरवाजे पर या कहीं भी झंडा को फहरा सकते हैं। तो ये अधिकार पहले 2002 से पहले नहीं था, ये 2002 में से ये सबको अधिकार मिल गया कि झंडा सब कोई फहरा सकता है। ये बातें बताई गई है किसमें? अनुच्छेद 1 के। यहाँ पे आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद बी। इसके जो बी है वो क्या कहता है? यानी यहाँ पे जैसे हम लोग अभिव्यक्ति यानी बोल सकते हैं, तो बोलने के लिए क्या जरूरी है? सभा करना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे? सभा करेंगे। तो बोलेंगे, उसके बाद सभा करेंगे। सभा करने के लिए आप तो एक आदमी सभा करेंगे नहीं, उसके लिए संगठन बनाना जरूरी है। तो उसके बाद क्या? संगठन, यानी सी में संगठन है। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद सभा रखेंगे, यानी उसके बाद हम संगठन बनाएंगे तो ही सभा होगा। उसके बाद अनुच्छेद जो इसमें 4 जो है, यानी 19 के जो 4 है, च से याद रखिएगा, च से 4 और च से चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी इसमें डी में है जो आप कहीं भी घूम सकते हैं भारत में, ये आपको बताई गई है कि इसमें अनुच्छेद 19 के डी में। उसके बाद अगर आप कहीं घूम रहे हैं भारत में, घूमते घूमते आपको तो कहीं एक जगह रुकना पड़ेगा, एक जगह निवास करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप कहीं निवास कीजिएगा। निवास करने के बाद अब उसके बाद क्या कीजिएगा? आप एक जगह तो बैठे रहिएगा, ऐसे पेट भरेगा नहीं, तो वहाँ पे आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो ये बातें बताई गई व्यापार में। तो ऐसे रिलेट करके पढ़िए, आपको भी याद हो जाएगा। अब हम बातें करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 21 देखेंगे। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है?
अनुच्छेद जो 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी, और इसमें साथ साथ निजता का अधिकार भी दिया गया है किसमें, अनुच्छेद 21 में। यानी प्राण की वजह क्या किया जाए यहाँ पे लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार। आपसे आपका कोई भी लाइफ यानी कोई भी जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ये अपने आप रखिए। आपका जो लाइफ है यानी आपका जो जीवन है आप खुद नहीं छीन सकते हैं, यानी आप खुद जो है अपने आप को आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। अगर आत्महत्या करते हैं तो अगर जिंदा रह गए आत्महत्या करने में तो आपसे पुलिस आपको बहुत बार पूछेगी क्यों किए ऐसा। अगर आप मर गए यानी मर्डर हो ही गया तो तब तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ, लेकिन ये आपको अधिकार नहीं दिया गया है आपका, यानी आपके जीवन आपका है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप खुद भी नहीं छीन सकते। उसके बाद हम बात करेंगे दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी, यानी जो पर्सनल आपको लिबर्टी जो मिली है आज़ादी, वो आपसे आपका क्या है वो मौलिक अधिकार है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप जो चाहे आप मन में कर सकते हैं। उसके बाद है निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार, यानी आपसे आपका कोई प्राइवेसी आपसे नहीं जान सकता। जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल का जो पासवर्ड है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ये आपको अधिकार है आपको छुपाने का। तो ये आपको किस अनुच्छेद बताया गया है, अनुच्छेद 21 में, याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 के क है, 21 था, जो क हुआ है इसमें जो क ख का आता है इसमें बाद में संशोधन के बाद इसमें जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 में क है क्या है, ये शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार जो था पहले ये शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था, तो बाद में ये जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। तो कब जोड़ा गया इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से बहुत कुछ आते हैं। तो बात करेंगे हम शिक्षा का अधिकार का, तो ये जो पहले आता था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता था शिक्षा का अधिकार, और ये नीति निर्देशक तत्व में आता था। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 में। और ये कब कौन सा संविधान संशोधन था, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और ये अधिनियम पारित हो गया 2009 में। और 2009 में पारित होने के बाद ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हो गया, और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार हो गया। ये आपको यहाँ से इतनी बातें याद रखनी है। पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, 2010 से शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया है। तो हम लोगों ने 21 का क यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण और धार्मिक कार्य, यानी अंतःकरण यानी अपने आप जो भी धर्म को अपना मानना चाहते हैं वो आप मान सकते हैं, ये आपका अंतःकरण है। ये बातें बताई गई है 25 में। आप स्वतंत्र है, जो भी धर्म मानने के लिए वो मान सकते हैं, आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और धार्मिक कार्य के लिए इसमें अगर प्रचार प्रसार करते हैं इस पर भी रोक नहीं है, आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत ये स्वतंत्रता मिली है हम लोगों को। अब हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 31। 31 में है संपत्ति का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है, यानी अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है अनुच्छेद 31 को। यहाँ पे आप ये बातें याद रखिएगा। लेकिन ये हटा है तो अधिकतर बच्चा को याद रहता है कि हाँ संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, ये हट गया है। तो आखिर कब हटा, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ। तो ये कौवा संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ, आखिर इसको हटाकर फिर कहाँ ले गया गया, ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप याद रखिए 14वां संविधान संशोधन हुआ था। 14वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, वो हुआ था 1978 में। 14वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, और इसको संपत्ति को अधिकार को हटाकर कहाँ पे ले गया गया, तो याद रखिए 300 के क में ले गया गया। 300 के क में ले जाकर इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो पहले मौलिक अधिकार था उसको ले जाकर 300 के क में रखकर भाग 12 में रख दिया गया, और यहाँ पे इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, और ऊपर भी हम लोग यहाँ पे 19 में पढ़े हैं। 19 की जो एफ में था संपत्ति का अधिकार, ये दोनों को हटाकर 300 के क में ले गया गया। कब ले गया, तो जो 14वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसमें ये शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे ये क्या है संपत्ति का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार जो था पहले, इसमें था कि आपका जो संपत्ति है वो कोई नहीं आपसे छीन सकता है। अगर सरकार भी चाहे तो अगर आप सरकार भी आपसे ज़मीन लेती आपका, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट में जाके न्यायालय में
तब न्यायालय में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये इसलिए हटा दिया गया है कि आप अब वहाँ पे नहीं जा सके। यानी आपका अब अगर ज़मीन है, अगर वहाँ पे सरकार चाहती है कि एयरपोर्ट बनाना हो, तो वहाँ पे अब आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब वहाँ पे सरकार आपको वहाँ के जो ज़मीन है, वहाँ के ज़मीन के बदले आपको वहाँ का जो अभी का जो रेट है उस हिसाब से आपको सरकार पैसा देगी और आपको वो ज़मीन खाली करना पड़ेगा। संपत्ति का अधिकार जो अब कानूनी का अधिकार है उसमें। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को जो इसमें अब नहीं है, ये समाप्त कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है, अगर किसी प्रकार से मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करती है 5 प्रकार से। वो 5 प्रकार के रीट जारी क्यों करती है, तो जो भी मौलिक अधिकार है उसके रक्षा प्रदान करने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करती है। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ फैक्ट में जाना था कि जो भी मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार का जो रक्षक होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं दोनों। तो अनुच्छेद 32 के तहत कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर 5 प्रकार के रीट जो कौन कौन होते हैं वो जारी करते हैं, तो वहाँ पे ये जान लीजिए, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक परमादेश है, एक प्रतिषेध है और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जो है वो जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आप लोग अनुच्छेद 32 भी जान चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं भाग 4। हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा था, वो क्या था, 1 से 4 के बीच संघ एवं राज्य। भाग 2 पढ़ा था, वो क्या था, 5 से 11 क्या था, नागरिकता। उसके बाद 3 पढ़ा था हमने, क्या, 12 से 35 मौलिक अधिकार। फिर भाग 4 हम लोग यहाँ पे देखेंगे 36 से 51, और ये क्या है, 36 से 51 के बीच में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो आइए इनके बीच में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, अनुच्छेद है, उनको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहला जो अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद वो है 39। ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी एक स्त्री है और एक पुरुष है और दोनों एक काम करते हैं एक समान, तो उन दोनों को एक ही वेतन मिलना चाहिए। ये बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 39 में। हालांकि ये राज्य के ऊपर है, जो चाहे राज्य वो दे सकती है, इसमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है ये यहाँ पे, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है, या मौलिक अधिकार नहीं है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 की। 40 क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। पंचायत यानी ग्राम पंचायत का गठन। तो इसके लिए महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब थे, ये दोनों में मतभेद था इसको लेकर, पंचायत ग्राम पंचायत का गठन को लेकर। तो आखिर इसमें महात्मा गांधी जी की जीत हुई और ग्राम पंचायत का गठन हुआ अनुच्छेद 40 के तहत। और इसके तहत भारत का पहला ग्राम पंचायत जो बना वो नागौर में बना है। ये नागौर है कहाँ, या है कहाँ पे, तो ये राजस्थान में है। ये राजस्थान के नागौर में पहला ग्राम पंचायत बना। तो कब बना, ये गांधी जी के समर्थन से बना था। तो ये गांधी जी का जन्म यानी गांधी जी जयंती होता है वो कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को नागौर में प्रथम ग्राम पंचायत बना। और किस ईस्वी में बना था, तो ये 1959 में बना था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आइए हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40 के बाद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता। काम की न्याय संगत क्या है, अगर किसी व्यक्ति को मानिए कोई बूढ़ा हो गया है, तो उसकी न्याय संगत को देखते हुए, काम की न्याय संगत को देखते हुए उसके कामों के टाइम में क्या कमी कर देना, या उसके काम जो हार्ड वर्क है उसको लो वर्क कर देना, ये काम की न्याय संगत कहलाती है, जो अनुच्छेद 42 के तहत की जा सकती है। उसके बाद है प्रसूति सहायता, यानी डिलीवरी जो होती है लेडीज़ लोग का, जो नौकरी कर रही है लेडीज़, उनको प्रसूति सहायता यानी डिलीवरी के वक्त जो छुट्टी मिलता है यानी प्रसूति जो सहायता मिलता है वो अनुच्छेद 42 के तहत मिलता है। जैसे देखते होंगे राज्य सरकार की जो पुलिस है, लेडीज़ महिला, उनको जब लेडीज़ लोग को जब डिलीवरी होता होगा तो छुट्टी दी जाती है ज़्यादा, तो ये प्रसूति सहायता कहलाती है और अनुच्छेद 42 के तहत उन लोगों को मिलता है ये प्रसूति सहायता। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 है कृषि व पशुपालन का संगठन, यानी कृषि और पशुपालन का जो संगठन किया गया वो अनुच्छेद 48 में किया गया। और फिर इसी में संशोधन हुआ, एक 48 के क लाया गया, और इसमें
पर्यावरण एवं वन्य जीव रक्षा की बताया गया 48 के क में। तो ये दोनों अनुच्छेद अलग है, आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 50। अनुच्छेद जो 50 है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण यानी अलग होना है। पहले जो था कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक में ही आता था, फिर दोनों को बड़ा एक ही भाग होने की वजह से इसमें अलग कर दिया गया इन दोनों को, कार्यपालिका से न्यायपालिका को। तो पहले कार्यपालिका, याद रखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग हुआ है क्योंकि कार्यपालिका बड़ा भाग है, तो कोई भी चीज़ बड़ा से बड़ा भाग में ही टूटता है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग हुआ है। और याद कैसे रहेगा, तो अनुच्छेद 50 है यानी 50-50। याद रखिएगा कोई भी दो चीज़ है, अगर दो चीज़ बंटवारा हो जाता है तो 50-50 में होगा। जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका बंटवारा हो गया, पहले एक था, तो ये 50-50 से याद रहेगा आपको, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अब आइए हम लोग क्या है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति व सुरक्षा दी गई की बातें कही गई है वो अनुच्छेद 51 में कही गई है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम लोग भाग 3 के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। तो भाग 4 में क्या है, 4 के क है, ये भाग 4 तो हम लोग पढ़ लिए। अब 4 के क पढ़ेंगे। 4 के क यहाँ भी है और यहाँ भी 51 के क है। वहाँ पे 51 था, यहाँ पे 4 के क और 51 के क है। जो बातें क्या कही गई है, मूल कर्तव्य, जो भी मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 के क में है। तो जब संविधान जब बना था तो उस समय बात किया जाए तो उस समय जो मूल कर्तव्य जो था मूल संविधान में नहीं था। तो आखिर ये आया कहाँ से, तो ये रूस के संविधान से लिया गया था। किसको, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। और बात किया जाए ये कब लिया गया, तो उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ और उसको 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो जोड़ा गया, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। तो कौन समिति थी, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, तो ये आप याद रखिएगा। तो जिस समय जोड़ा गया वो उस समय 1976 में जोड़ा गया। तो उस समय जो मौलिक कर्तव्य था वो हमारे 10 थे, लेकिन फिर बाद में एक और जोड़ा गया, अब वर्तमान में 11 है। तो क्या जोड़ा गया देखिए, बात करेंगे यहाँ पे, यानी 1976 में 10 था और एक जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो उसके लिए 86वां संविधान संशोधन हुआ और 2002 में जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया, वो क्या जोड़ा गया, यानी शिक्षा देना आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो बनाया गया 2002 में, यानी 6 से 14 वर्ष को बच्चों को अनिवार्य है शिक्षा देना अपने माता पिता को। ये बातें बताई गई है किसमें, तो 11वां था इसमें। तो इसके लिए जितने भी 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने एक ट्रिक बना दिया है। जैसे एक में था तो हम लोग अगर ABCD याद है, एक का क्रम जैसे A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, वैसे अगर याद है तो आपको याद हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक पिछले वीडियो में डाला है, वीडियो में इसी आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये इसके ट्रिक एक बार देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब आइए हम आगे चलते हैं। अब हम आगे यहाँ पे बात करेंगे भाग 5 और भाग 6 दोनों को साथ में लेकर पढ़ेंगे। भाग 5 और भाग 6 में, भाग 5 में क्या कहा गया है, संघ के बारे में जो अनुच्छेद 52 से 151 है। और भाग 6 के बारे में क्या है, वो राज्य के बारे में पढ़ना है। तो राज्य के बारे में क्या है, 152 से 237, यानी यहाँ पे हम 52 से लेकर 237 तक देखने वाले हैं। और ये जितने भाई हम यहाँ पे ट्रिक से देखने वाले हैं, ऐसा ट्रिक जो आप कभी नहीं भूलिएगा। एक अगर याद हो जाता है तो देखिए वो कितना उसी से याद होते रहेगा, इसलिए हम दोनों को यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप भी अनुच्छेद भाग और भाग 6 को एक साथ ही पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। तो क्या याद होने वाला ट्रिक से कैसे होगा याद, आइए अब शुरू करते हैं। हम बात करेंगे अनुच्छेद, एक तरफ केंद्र की बात और एक तरफ राज्य की भाग। केंद्र में जैसे होते हैं राष्ट्रपति वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जिस प्रकार राष्ट्रपति का कार्य शक्ति होता है उसी प्रकार राज्यपाल का भी होता है। जिस प्रकार बात करें हम यहाँ पे राष्ट्रपति का अगर जो चुनाव होता है उसमें लोग प्रतिनिधि लोग भाग लेते हैं, लेकिन इसका जो होता है राज्यपाल का वो नियुक्ति होता है, क्योंकि वो नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो लगभग बातें ये भी सेम है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे एक याद हो जाएगा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, उसके साथ ही आप लोगों को 6 अनुच्छेद याद होने वाला है। अभी देखिए कैसे 52 भी है आपको राष्ट्रपति, तो वो भी याद नहीं करना है। जैसे कैसे हम याद करेंगे कि 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति है, देखिए जैसे संघ यहाँ पे है, संघ यानी देश। भाग 5 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यानी देश में, संघ यानी देश में, देश का जो पहला अनुच्छेद है यानी संघ का वो होता है शुरू कब से, 52 से, ठीक। और 52 से शुरू होता है। और देश का अगर बात किया जाए तो देश का जो प्रथम जो नागरिक होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। तो देश का जो प्रथम अनुच्छेद है और देश का जो प्रथम नागरिक है वो क्या है, राष्ट्रपति है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, अनुच्छेद 52 देश का पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद
और राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक। तो पहला अनुच्छेद पहला नागरिक याद रखिएगा अनुच्छेद 52। अगर 52 आपको याद हो जाता है तो उसके साथ देखिए, अगर 52 केवल याद हो गया आपको तो देखिए कैसे याद होता है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं 52 क्या था, राष्ट्रपति। 52 राष्ट्रपति जोड़े हैं, इसमें आप 11 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के 11 जोड़ने पर क्या आ गया, 63। फिर इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो क्या पहुँच जाएगा, मंत्रिमंडल। और अनुच्छेद मंत्रिमंडल से क्या आ जाएगा, 74। तो हम लोग यहाँ पे 52 पढ़े हैं, प्रथम नागरिक, प्रथम अनुच्छेद राष्ट्रपति, 52 में 11 जोड़े उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में हम लोग 11 जोड़े मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल जब उसमें 74 अनुच्छेद। तो 52 11 63, 63 11 74, ऐसे याद रखिए। अब आइए आगे हम देखते हैं इसमें अनुच्छेद 52 में। तो हम लोगों ने 52 राष्ट्रपति याद हो गया होगा। अब जैसे 52 राष्ट्रपति याद हो गया तो उसमें ये तीनों जो अनुच्छेद है 52 53 54, इसमें केवल 101 जोड़ना है और राज्यपाल के बराबर यहाँ पे हम लोग जो या काम यहाँ पे राज्यपाल का था वहाँ पे ये पहुँच जाएंगे राज्यपाल में, राष्ट्रपति से सीधे राज्यपाल में। जैसे अनुच्छेद आपको 52 याद हो गया तो उसमें 101 जोड़िए, अनुच्छेद 153 क्या है, राज्यपाल। तो अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक यानी सर्वोच्च नागरिक कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उनके कार्य एवं शक्ति, अनुच्छेद 53। 52 के बाद 53 पद है तो उनके बाद कार्य एवं शक्ति है। तो इनके जो कार्य एवं शक्ति जो बताए गए हैं वो आपके बताए गए हैं किसमें, अनुच्छेद 53 में। यानी जो कार्यकारी जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति क्या होते हैं, वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं। और वास्तविक प्रमुख की जब बात किया जाए तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री यानी पीएम। वही बात यहाँ पे इनके चुनाव की बात की जाए, 4 से 54, 4 से चुनाव, ऐसे भी याद रखिए, 4 से 54, 4 से चुनाव। तो फिर अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाए तो इसमें हम 101 जोड़ेंगे, 155 यानी राज्यपाल की नियुक्ति पहुँच जाएंगे। चुनाव की बात की जाए राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो होते हैं वो लोकसभा, उसमें उसके बाद क्या होते हैं राज्यसभा, और राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उनके, और क्या इसके बाद केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश में जो 2 राज्य है, एक है दिल्ली और दूसरा क्या है, दूसरा और एक है पांडिचेरी। इन सभी के जो निर्वाचित सदस्य, याद रखिए कौन, हमेशा केवल निर्वाचित सदस्य, केवल जिसको भाग लेंगे निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ये सब मिलके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये आपको यहाँ पे इतनी बातें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति देख लिए, तो अब राज्यपाल में थोड़ा देख लेते हैं कि राज्यपाल का अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 153। जैसे 52 हम लोग याद किए थे राष्ट्रपति, उसमें 101 जोड़े 153 पहुँच गया। तो मूल संविधान में जो था, मूल संविधान में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बातें आपको याद रखिए। पहले जो मूल संविधान बना था तो उस समय प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा। तो फिर इसमें वर्तमान में आप लोग देखते होंगे कि 2 ही राज्य के लिए एक ही दो राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होते हैं, अतिरिक्त प्रभार के रूप में काम करते हैं। तो उसके लिए कब प्रावधान किया गया, तो उसके लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ, याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कहा गया 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में हुआ। और इसमें ये कहा गया कि एक जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों यानी 2 भी राज्यों के लिए वो कार्य संभाल सकते हैं। ये बातें कही गई है अनुच्छेद 153 में। तो अभी वर्तमान में जैसे देखिए, एक है यूपी और एक है मध्य प्रदेश। इन दोनों के जो राज्यपाल अभी वर्तमान में यानी 2021 में है, वो इसमें अभी कौन है, आनंदीबेन पटेल। यानी जो दोनों एक ही आदमी है लेकिन 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये आनंदीबेन पटेल यूपी प्लस एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल है। ये बातें आपको यहाँ से इतनी याद रखनी है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या है, राज्यपाल के कार्य एवं काज। जिस प्रकार राज्यपाल राज्य के होते हैं प्रथम नागरिक, उसी प्रकार इनके कार्य भी यानी कार्यकारी प्रमुख, राज्य के कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल, और वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो है सीएम। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 155 यानी नियुक्ति। इनकी जो नियुक्ति होते हैं वो कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनकी रहते हैं ये अपने पद पर, कौन, राज्यपाल। तो यहाँ पे आप लोग इतना ही बस 3 अनुच्छेद याद रखिएगा 101 जोड़ने पर। बाकी के अनुच्छेद है इसके अलग ट्रिक से हम देखेंगे यहाँ पे आगे। अब आइए अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। 61 में महाभियोग हम पढ़ेंगे। तो 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग है क्या, ये भी जान लीजिए। आखिर महाभियोग से क्या होता है, तो महाभियोग जो होता है ये राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। यानी महाभियोग जो होता है ये राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाया जाने वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता क्या है, इसके संबंधित बात याद रखिए
महाभियोग जो होता है वो किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए लेकिन लाने से पहले आपको 14 दिन पहले जो होता है राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि हाँ आप पे महाभियोग लगने वाला है। उसके बाद आप बात करें, मान लीजिए अगर ये लोकसभा में पहले आता है तो पहले ये लोकसभा में जाएगा, वहाँ से ये 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा का कार्य है कि इन पे जो आरोप लगा है संविधान उल्लंघन का वो इनकी जांच करेगा राज्यसभा में अगर जांच में अगर सही पाया गया तो फिर वहाँ से 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया तो वो महाभियोग क्या हुआ, सही समझा जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो ये कहलाता है महाभियोग। आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 61। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति। जैसे हम लोग 52 पढ़ा था, 52 ठीक से क्या पढ़ा था, देश का पहला नागरिक, देश का पहला अनुच्छेद 52 और इसमें 11 जोड़े थे तो क्या आ गया था 63। तो देखिए यहाँ पे 63 है क्या, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। उपराष्ट्रपति का पद यानी 1963 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, उनके बाद 63 से लगातार 63 और 64 यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 64 में बताया गया है जो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। इनका जो मुख्य कार्य जो होता है वो सभापति के रूप में ही होता है राज्यसभा के। अब यहाँ से एक अनुच्छेद और इसमें याद रख लीजिए, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 में क्या कहा गया है, यानी यहाँ पे कहा गया था 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे और वहाँ पे कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होंगे वे उपराष्ट्रपति होंगे। जस्ट इसके बात को उल्टे से कहा गया है लेकिन बात एक ही है। तो ये अनुच्छेद और 14 और 89, 64 जो और 89 ये दोनों एक ही हैं, एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। अब हम आप बात करेंगे आगे मंत्रिमंडल का। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 63 में क्या जोड़े हैं, 11 मंत्रिमंडल आ गया है। तो देखिए यहाँ पे 11 जोड़िए, 74 मंत्रिमंडल याद हो गया होगा। 52 क्या था, राष्ट्रपति। 52 में क्या जोड़े हैं, 51, तो 63 आ गया है। अब यहाँ से जो 63 अब जोड़े हैं तो कहाँ आ गया, मंत्रिमंडल में आ गए। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिमंडल ये होता है यानी राष्ट्रपति के कार्यों को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल की स्थापना की जाती है। केंद्र में जिस प्रकार मंत्रिमंडल होता है उसी प्रकार राज्य में भी मंत्रिमंडल स्थापना किया जाता है। तो यहाँ पे राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल और यहाँ पे राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल की स्थापना की जाती है। यहाँ पे क्योंकि केंद्र है भाग 5 और यहाँ पे भाग 6 यानी राज्य के बारे में पढ़ना है इसलिए। अब जिस प्रकार देखिए मंत्रिमंडल का जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जिस प्रकार यहाँ पर मंत्रिमंडल राज्य में कौन होते हैं, वो सीएम हेड होते हैं। तो ये बातें बताई गई है मंत्रिमंडल अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 74। अब हम लोग यहाँ से 74 से याद रखिएगा, 74 से लेकर जो 200 अनुच्छेद है यहाँ पे हम एक ट्रिक से देखने वाले हैं। देखिए कैसे याद होगा, और ट्रिक का जो नाम है 89। हालांकि इस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ और उसको अपलोड भी हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एक अनुच्छेद याद होता है 74, अब उसमें केवल 89 जोड़िए और पहुँच जाइए राज्य में जो इसके केंद्र में बराबर चीज़ है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 में क्या जोड़े हैं 89, 74 में 89 जोड़िए पहुँच जाइएगा 163। जिस प्रकार यहाँ पे मंत्रिमंडल है, राज्य का मंत्रिमंडल 163, केवल आपको 74 हम लोग वो भी ट्रिक से याद किए हैं 11 प्लस जोड़ के। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ प्रधानमंत्री 75 में देखिए जिस प्रकार प्रधानमंत्री होते हैं कि इसमें देश में वास्तविक प्रमुख, उसी प्रकार वास्तविक प्रमुख केंद्र अगर राज्य में बात की जाए तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे दोनों चीज़ बराबर है। अब देखिए यहाँ पे भी आप 89 जोड़िए तो अधिकतर बच्चों को यहाँ पे 90% बच्चों को याद रहता है कि हाँ 75 में प्रधानमंत्री है, लेकिन 10% बच्चों को भी याद नहीं रहता है कि हाँ मुख्यमंत्री 164 में है। लेकिन अब आप कभी नहीं भूलिएगा, जितना आपको यहाँ पे याद है उतना याद है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री में क्या जोड़े हैं 89 पहुँच गए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में क्या जोड़े 89 पहुँच गए वहाँ पे। तो ऐसे एक अनुच्छेद नहीं है, हम बताया ना 74 से लेकर 200 अनुच्छेद तक ऐसा ही है 89। फिर उसके बाद भी ट्रिक है, वहाँ पे 90 जोड़ना है तो आगे आएगा, तो आगे आप लोग देखते चलिए। जैसे यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जैसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे जैसे जिस प्रकार केंद्र में होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार 165 अनुच्छेद में होता है महाधिवक्ता। तो 76 सबको याद होगा लेकिन 165 नहीं याद होगा तो होगा। आखिर ये कार्य इनका दोनों है, जो यहाँ पे केंद्र में काम करते हैं महान्यायवादी, वहाँ पे राज्य में काम करते हैं महाधिवक्ता। तो यहाँ पे अनुच्छेद 76 याद होगा लेकिन 76 में 165 नहीं याद होगा। लेकिन अब हमेशा याद रहेगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको जोड़ना है केवल 89। एक चीज़ याद रखिए, और हमेशा इसके केंद्र के बराबर राज्य में क्या यहाँ पे क्षेत्र था 89 जोड़े 165 महाधिवक्ता। तो देखिए कैसे आपको याद हो गया। उस पर यहाँ पे एक अनुच्छेद नहीं है, बहुत सारे अनुच्छेद है, देखते चलिए केवल। तो अब हम लोग यहाँ पे
बात कर लिए। अनुच्छेद 74 जान गए। अनुच्छेद 75 की बात है क्या है, प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री का पद है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति, और जो अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से दोनों आदमी मिलकर करते हैं। प्रधान यानी 75 में यही कहा गया है। फिर 89 जो 64 यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल, और अन्य जो राज्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति की सलाह, यानी यहाँ पे राज्यपाल की सलाह से सीएम करते हैं। ये बात याद रखिएगा अनुच्छेद 75 और 89 जोड़कर 164 में। अब हम बात करेंगे महान्यायवादी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, महान्यायवादी। तो जो महान्यायवादी होता है वो क्या होता है, ये सरकारी जो होते हैं सरकारी काज, वो सरकारी का यानी जो भारत सरकार है उनका ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और यहाँ पे महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका नियुक्ति कौन करता है, केंद्र में कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे केंद्र में है तो क्या है, केंद्र में कौन गए, राष्ट्रपति, और ये राज्य में है तो राज्य का कौन करेंगे, राज्यपाल। देखिए बातें एकदम सेम है, राज्य है तो राज्यपाल होगा, केंद्र है तो राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे देखिए कैसे याद होते चल रहा है। इसलिए हम यहाँ पे भाग 5 और भाग 6 को दोनों साथ में पढ़ेंगे ताकि एक साथ दोनों कवर हो जाए, क्योंकि इनकी बातें हमेशा अधिक बहुत ही मिलती है, इसलिए ये हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे राष्ट्रपति के यहाँ से काम करते हैं तो ये राष्ट्रपति इनको जब चाहे जब हटा सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत है। यहाँ पे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है कौन, महाधिवक्ता, जब चाहे जब हटा सकते हैं। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे 76 महान्यायवादी, 89 जोड़कर 165। अब हम बात करेंगे केंद्र की विधायिका और यहाँ पे राज्य की विधायिका। तो केंद्र में जो कौन विधायिका होते हैं, संसद, और राज्य में कौन होते हैं, विधानमंडल। यहाँ पे संसद क्या करती है, कानून बनाती है, यहाँ पे विधानमंडल कानून बनाती है। तो संसद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करती है। और यहाँ पे विधानमंडल का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों मिलके किसके निर्माण करती है, विधानमंडल का। यहाँ पे आप लोग इतना बातें समझ लिए होंगे। तो इसको आप लोग 79, 80, 81 जैसे याद होगा सब किसी को कि हाँ संसद होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। अब एक संसद हम लोग याद किए तो यहाँ पे संसद सब बच्चों को याद होता है, लेकिन विधानमंडल अनुच्छेद कितना है ये आपको कभी याद नहीं होगा, हमेशा भूल जाते होंगे, लेकिन अब कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 89 जोड़ना है। जैसे हम लोग उधर 89 जोड़े हैं, यहाँ पे भी 89 जोड़े, अनुच्छेद 168 पहुँच जाएंगे विधानमंडल के पास। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 क्या कहता है, राज्यसभा का गठन यानी राज्यसभा का संरचना। तो राज्यसभा का गठन कैसे होता है, तो राज्यसभा में अभी वर्तमान में कितने सीटें हैं, 245 है। तो 245 सदस्य मिलकर जो है वो राज्यसभा का गठन करते हैं। बात की जाए इनके टोटल सीट में किनका बंटवारा की, तो 233 सीटें हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को है, जबकि इसमें जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को। तो ये सब मिलके राज्यसभा का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा का गठन का। तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सीटें हैं, 545 सीट है। 545 सीटों की बात की जाए इसके बंटवारा का, तो यहाँ पे जो 543 सीटें हैं ये सीटें जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है, और इसके जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में, जबकि 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। यानी टोटल सदस्य अगर बात की जाए तो वो 14। लेकिन अभी वर्तमान में इनको जो मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन को, इनको अभी क्या किया गया है, अभी इसको प्रावधान को हटा दिया गया है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे केंद्र के विधायिका के बाद राज्य की विधायिका में। तो राज्य की विधायिका यहाँ पे याद हो गया होगा 168, 79, 168। उसके बाद 169 और 171 आपको साथ में देखना है। साथ में इसलिए देखना है कि क्योंकि देखिए 169 जो है इसमें बताया गया है कि विधान परिषद का स्थापना और समापन का प्रावधान, यानी जो राज्य अगर चाहती है कि हाँ हमारे राज्य में विधान परिषद हो, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्य में वर्तमान में नहीं है। किस किस राज्य में है आप कमेंट करके जरूर बताइए। विधान परिषद अगर जिस राज्य में नहीं है, अगर चाहती है कि हाँ मेरे राज्य में हो, या जिस राज्य में है वो चाहती है कि मेरे राज्य से हट जाए, इसके लिए प्रावधान बनाया गया है 169। वो हटेगा किस तरह या स्थापना किस तरह होगा, तो जिस राज्य अगर चाहती है कि हाँ मेरे राज्य में हो, तो वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ की जो सदस्य है वो 2/3 बहुमत से पारित करती है। अगर पारित होने के बाद अगर संसद वो पारित कर देता है तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी, या ऐसे ही इसकी स्थापना हटने के भी है। यानी जो राज्य चाहेगी कि हाँ मेरे राज्य से हट जाए, तो वहाँ के जो विधानसभा जो है संसद विधानसभा के जो विधानमंडल में है उनके 2/3 बहुमत जो सदस्य बहुमत से पारित करे और संसद को भेजे, तो संसद वो हटा सकती है। यही बात कही गई है 169 में। जबकि 171 जो है ये इसकी जो गठन की बात कही गई, यानी 171 में इसकी स्थापना की बात कही गई है 171 में। तो आप लोग दोनों में डिफरेंस जान गए होंगे, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 81 में लोकसभा जैसे होता है केंद्र में, वैसे ही राज्यसभा में होता है 170 में क्या होता है,
तो वो होता है विधानसभा। यहाँ पे लोकसभा जैसे बराबर है, यहाँ पे विधानसभा के बराबर होता है। तो ये बातें कही गई है किसमें, वो 170 में कही गई है। तो विधानसभा की गठन की 170। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 174। ये है देश में और ये क्या है, राज्य में। जिस प्रकार देश में बात की जाए संसद होता है, उसी प्रकार विधानमंडल राज्य में होता है। तो जिस प्रकार संसद का सत्रावसान और विघटन करने का अधिकार देश में राष्ट्रपति को, वैसे ही विधानमंडल का सत्रावसान और विघटन करने का अधिकार राज्यपाल को है। अनुच्छेद 85 और 174। तो अनुच्छेद आपको 85 अगर याद है तो आप इसमें 89 जोड़िए, और 174 में क्या है, वही बात है जो यहाँ पे केंद्र में था और यहाँ पे राज्य में है। संसद का सत्रावसान का मतलब क्या होता है, यानी संसद जो चलता है, संसद का जो सत्र चलता है राज्य संसद का जो देश में, उसका यानी संसद को समाप्त करने का अधिकार व विघटन, विघटन केवल किसका होगा, लोकसभा का होता है, क्योंकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। तो लोकसभा का विघटन करने का अधिकार और संसद के सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसको है, यानी संसद को बुलाने का अधिकार, संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार किसको है, वो है राष्ट्रपति को। ये बातें आपको इसमें याद रखना है। फिर उसी प्रकार राज्य में बात किया जाए तो राज्य के विधानमंडल के सत्र का अवसान यानी सत्र की समाप्ति का जो अधिकार है राज्य में है तो राज्यपाल के होगा। और यहाँ पे बात किया जाए और विघटन यानी विघटन किसका होगा, तो जिस प्रकार केंद्र में होता है लोकसभा का, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, विधानसभा। तो विधानसभा का विघटन करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को। ये बातें यहाँ पे इतनी आपको याद रखनी है। इसके बाद बात की जाए इसमें संसद के जो सत्र का जो बुलाया जाता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो संसद के सत्र बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता यहाँ पे कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 है, 88 में कहा गया है मंत्री और महान्यायवादी का संसद में अधिकार। जिस प्रकार महान्यायवादी होता है देश में, उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पे महाधिवक्ता है। हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा था। अनुच्छेद क्या था महान्यायवादी का, 76। इसको महाधिवक्ता कभी याद नहीं होगा तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 89 क्या आएगा, 165। तो 165 में क्या था, महाधिवक्ता। और यहाँ पे लेकिन ये बात कही गई है अनुच्छेद 88 में, 88 में भी देखिए 89 जोड़ेंगे 177 आ जाएगा। दोनों में बात एक है। क्या है बात, देखिए मंत्री और महान्यायवादी का संसद में अधिकार जो होता है वो बातें कही गई है 88 में। महान्यायवादी जो होते हैं वो गैर संसद सदस्य होते हैं और इनको संसद में ये अधिकार मिला है अनुच्छेद 88 के तहत कि वो संसद के सदन में जो है वो किसी विषय पर चल रहा है तो उसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने के बाद उसमें अभिभाषण यानी उस पर बोल भी सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं है महान्यायवादी को कि उनके विषय पर वोटिंग करने का अधिकार यानी मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये एग्जाम में कितना बार आपको बता दें, राज्य PCS या UPSC में भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन ऐसा गैर संसद सदस्य है जो संसद में भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, तो वो है महान्यायवादी। ये आपको बातें याद रखना है। और बात किया जाए यहाँ पे एक मंत्री भी है, तो मंत्री वैसे मंत्री, मानिए कोई अगर लोकसभा के मंत्री है तो उनको ये अधिकार है कि राज्यसभा में वो जा सकते हैं, राज्यसभा में जाकर किसी विषय में वहाँ पे भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मंत्री भी है और महान्यायवादी दोनों को ये अधिकार है। बात किया जाए जिस ये देश में था, अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य के विधानमंडल में भी क्या होते हैं, महाधिवक्ता। तो ये महाधिवक्ता भी अगर चाहेंगे तो संसद के सत्र यानी विधानमंडल के सत्र यानी किस में, विधानमंडल के जो भी सत्र होते हैं विधान परिषद और विधानसभा में ये जा सकते हैं। अगर कोई विषय चल रहा है, कोई विधेयक चल रहा है तो उसको उस पर बोल सकते हैं, उसमें भाग भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मत नहीं दे सकते हैं। ये अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है महाधिवक्ता को, अनुच्छेद 177 के तहत। ये आपको याद रखिएगा। क्या था, 88 और 89 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 177। अब हम आइए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 क्या कहता है, अनुच्छेद 100 में है निर्णायक मत। तो ये निर्णायक मत क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक चल रहा है और उस पर मतदान हो रहा है अभी, ठीक। और मतदान जब शुरू हो गया, मतदान एक समय ऐसा आया जब दोनों बराबर पड़ गया। मानिए अगर 100 आदमी थे, टोटल ने वोट दिया और 50-50 वोट दोनों तरफ पड़ गया। याद रखिएगा 50-50 दोनों तरफ वोट पड़ गए। तो अब ये इसमें किसके पक्ष में जाएगा ये विधेयक, ये यहाँ तक साबित नहीं हुआ है। तो इसके बाद
जो सदन के अध्यक्ष होते हैं, यानी जो सदन यानी लोकसभा में चल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में चल रहा है तो राज्यसभा के सभापति, तो उनको ये क्या है शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 100 के तहत कि निर्णायक मत देकर, यानी एक आदमी और जुड़ जाएगा तो एक तरफ 51 वोट हो जाएगा, इधर या इधर, तो यो सदन के जो अध्यक्ष है उनको ये निर्णायक मत देने का शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 100 के तहत कि देकर वो विधेयक को पारित करा सकता है। ये बातें कही गई है 100 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे 100 के बारे में फिर। तो 100 से जहाँ देखिए हम लोग 100 में निर्णायक मत पढ़ लिए तो याद कैसे रहेगा, जैसे 100 वोट था तो 50-50 पड़ा, ठीक है। तो 100 से याद रखेंगे, यहाँ पे 100 निर्णायक मत यानी 100 हो गया, बराबर पड़ गया यानी बराबर निर्णायक मत यानी बराबर बराबरी वोटिंग पड़ने पर दिया जाता है, तो 50-50 बराबर पड़ गया यानी निर्णायक मत यहाँ पे हो गया। तो याद रखेंगे 100 से 100। जैसे हम लोग को 100 याद हो गया केंद्र में निर्णायक मत, वैसे ही राज्य में याद हो जाएगा, केवल क्या जोड़ेंगे 89, तो क्या आ जाएगा 189 भी निर्णायक मत है। तो ये क्या है, ये राज्य में है, राज्य के विधानमंडल में कोई सत्र अगर चल रहा है तो उसमें भी विधानसभा के अध्यक्ष को या संसद के या विधानमंडल के जो सदन जो जिस सदन में चल रहा है उसके अध्यक्ष को ये शक्ति प्राप्त है कि वो जिस विधेयक पर चाहे वो निर्णायक मत देगा। तो निर्णायक मत देता कब है, जब दोनों तरफ वोटिंग बराबर आ जाए तब निर्णायक मत देने का अधिकार होता है 189 में, के किस में, राज्य में विधानमंडल के। तो यहाँ पे ये बातें आपको याद रखनी है, आशा करता हूँ याद हो गया होगा, क्योंकि 100 और 89 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 189। अब हम अनुच्छेद 108 याद करेंगे। देखिए अनुच्छेद 108 में यहाँ भी 8 यानी 108 8 आ रहा है, बैठक में भी ठ आ रहा है। देखिए बैठक 8 बैठक 8 8 बैठक 8 बैठ, यहाँ पे याद ऐसे याद कर लीजिए अनुच्छेद 108 बैठक, संयुक्त बैठक तो किसकी प्रावधान है संयुक्त बैठक का, अनुच्छेद 108 में। तो ये संयुक्त बैठक क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए। संयुक्त बैठक बुलाया कब जाता है, कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक जो है वो बुलाने का जो अधिकार होता है वो होता है राष्ट्रपति को। ये एग्जाम में बहुत आ चुका है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाता किस आधार पर है, तो इसके बुलाने का जो है 3 आधार आपको याद रखिएगा, इसी पे बुलाया जाता है, इसके अलावा किसी पे नहीं बुलाया जाता है। तो संसद में अगर कोई विधेयक चल रहा है और विधेयक पर किसी मानिए सहमति नहीं बन पा रहा है, सहमति दोनों के सदनों में, तो वो स्थिति में बुलाया जाता है। तो ये कौन कौन से जो सहमति होते हैं 3, इस पे ही बुलाए जाते हैं। तो कौन कौन से सहमति होते हैं 3 उसको भी जान लेते हैं। हम बात करेंगे सहमति 1 में, यदि पहला अगर सहमति की बात की जाए तो हम बात करेंगे उस पर। मानिए अगर एक सदन में विधेयक पारित हो गया है और दूसरा जो सदन है वो विधेयक को अस्वीकार कर दे यानी माना कर दे, तो उस स्थिति में अगर चाहे राष्ट्रपति तो बुलाकर संयुक्त बुलाकर उसको विधेयक को पारित करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, अगर किसी विधेयक पर संशोधन हो रहा है, मानिए कोई विधेयक पारित हो गया उस पर संशोधन हो रहा है, संशोधन होने पर दोनों सदनों में अगर असहमति हो जाए, दोनों सदनों में आनामानी करने लगे, इसमें असहमति बन जाए, तो उस स्थिति में भी चाहे तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और एक तीसरा और होता है, लास्ट होता है ये कि अगर कोई विधेयक एक सदन से पारित हो गया है, फिर जब पारित होने के बाद वो दूसरा सदन में गया और दूसरा सदन जो क्या हुआ, दूसरा सदन उसको कोई जवाब नहीं दिया और उस विधेयक को 6 माह तक, याद रखिए 6 माह तक अपने पास रखा, उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संयुक्त बैठक बुलाए दोनों को और उस पर विचार विमर्श करे। ये बातें कहती है संयुक्त बैठक के दौरान, तो इतनी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें अपवाद में ये पूछा जाता है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो संयुक्त बैठक होता है ऑप्शन दे देगा किस किस आधार पर बुलाया जा सकता है, तो उसमें ये जो नहीं होता है किस पे नहीं बुलाया जाता है, 1-2 बातें इस पे याद रख लीजिए, ये ऑप्शन में बहुत बार आता है। तो एक जो होता है धन विधेयक, याद रखिए धन विधेयक पे जो होता है, धन विधेयक पर संसद उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है धन विधेयक। और इसके साथ एक याद रखना है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान जब संशोधन विधेयक आएगा तो उस पर भी राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो संयुक्त बैठक बुलाए। तो संयुक्त जो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कोई प्रावधान नहीं है संयुक्त बैठक का, ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम आइए आगे 108 के बाद चलते हैं 110। 110 में क्या है, वो है धन विधेयक। धन विधेयक जैसे 110 में है यहाँ पे केंद्र में, वैसे भी राज्य में होता है कितना, धन विधेयक 199। तो हम लोग को सबको याद होता है 110 में धन विधेयक है, तो क्या इसमें जोड़े हम 89, क्या पहुंच गए राज्य का धन विधेयक। तो देखिए कैसे आपको इतना आसान से याद हो गया, ठीक है। तो धन विधेयक है क्या, धन से संबंधित जितने विधेयक होते हैं
वो धन विधेयक कहलाते हैं। ये बातें इतनी आप याद रखिए। उसके बाद धन विधेयक के बारे में बात की जाए तो धन विधेयक जो पेश होता है वो केवल लोकसभा में पेश होता है, ये राज्यसभा में पेश नहीं होता है। तो क्या इस पर राज्यसभा का अधिकार नहीं है? कुछ है। तो वो क्या है कि अगर राज्यसभा चाहती है धन विधेयक पे तो उस पर केवल सिफारिश करने का जो अधिकार है वो राज्यसभा का है, लेकिन जो सिफारिश यानी जो सलाह देता है लोकसभा को राज्यसभा, उसको माने या ना मानने का अधिकार जो है वो लोकसभा के पास, चाहे उसके सिफारिश को मान भी सकता है वो ना भी मान सकता है, ये ऊपर डिपेंड करता है लोकसभा के। तो इतना अधिकार क्या है वो राज्यसभा को है केवल धन विधेयक पर। ये बातें यहाँ पे याद रखिए। अगर लोकसभा से कोई धन विधेयक पारित हो जाता है तो वहाँ से पारित समझा जाता है, क्योंकि ये अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है कि लोकसभा में जो गया है धन विधेयक उसको फिर से पुनर्विचार के लिए लोकसभा के पास भेजा जाए। तो दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज भी नहीं सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ लोकसभा से पारित हुआ, ये पारित समझा जाता है धन विधेयक को। तो ये बातें धन विधेयक से याद रखिएगा। उसी प्रकार हम राज्य में धन विधेयक की बात करें तो जिस प्रकार केंद्र में होता है उसी प्रकार राज्य में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लोकसभा में जाता है, यहाँ पे क्या जाता है, विधानसभा में जाता है धन विधेयक को, और विधानसभा में केवल जाके वहाँ से पारित हो जाता है। 199 में यही बात कही गई है। जो 110 में केवल ये केंद्र में है और ये राज्य में है। तो केंद्र वाला से याद हो जाएगा क्या जोड़ना है, 89, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम करेंगे विधेयकों पर अनुमति। 110 के बाद के तुरंत बाद है 111, और देखिए 111 में भी 89 जोड़िएगा तो 200 आ जाएगा। 200 में वही बात कही गई है जो 111 में है, ये केवल केंद्र में है और ये केवल राज्य में है। ये देखिए कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे याद करते जा रहे हैं। इतना ट्रिक है। अगर ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। बात करेंगे हम 111 में। 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। यानी जानते हैं कि कोई भी जो विधेयक पारित होता है संसद से तो वहाँ पे बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना वो क्या अधिनियम नहीं बनता है। तो कोई भी विधेयक पर अंतिम जो हस्ताक्षर होता है किसका होता है, वो होता है केंद्र में राष्ट्रपति का और राज्य में राज्यपाल का। उसके आधार पर ही बाद में अधिनियम बनते हैं। तो ये 111 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और 200 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो विधेयकों पर अनुमति कर सके। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 क्या कहता है, 112 में है, अनुच्छेद 112 में है बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, और उसी प्रकार इसमें हम 89 यहाँ पे अब नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बताया था आपको कि 75 से लेकर 200 अनुच्छेद तक हमको क्या जोड़ना है, 89। अब यहाँ पे क्या जोड़ना है उसको भी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जब हम 89 जब जोड़ेंगे तो वो जब जोड़ने के बाद जब 200 के पार चला जाए तो आपको हमेशा 89 नहीं क्या जोड़ना है, 19 जोड़ना है, यानी 90 जोड़ना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 112 है, अगर हम इसमें 89 जोड़ेंगे तो वो 200 के पार चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 90 नहीं, 89 नहीं, क्या जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे 90 स्टार्ट करेंगे जोड़ना। देखिए कहाँ तक जोड़ते हैं आगे अब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 112 में क्या केंद्र में बजट पेश होता है और 202 में बजट होता है किसमें, राज्य में। तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़े हैं, 90। यहाँ पे आपको इतना बात याद रखना है। यहाँ सब तक 90 ही जोड़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पढ़े होंगे, यहाँ पे अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वहाँ भी राज्यपाल भी जारी करते हैं। तो देखिए यहाँ भी 90 जोड़ रहे हैं। तो देखिए 89 और 90 में डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। तो बजट क्या होता है, साल भर का लेखा जोखा, यानी जितना भी साल भर में खर्चा वर्चा होता है, खर्चा और जमा होता है, यानी आय और जो व्यय होता है, वही इसी को बोला जाता है बजट। तो जिस प्रकार केंद्र में होता है उसी प्रकार राज्य में 112 और 90 जोड़ दिए, 202 आपको याद हो गया होगा, 112। और इसी को आप बुक में देखे हो कहीं कहीं लिखा होगा वार्षिक वित्तीय विवरण, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमें सरल भाषा में लिखने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 116। 116 क्या है, 116 में है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान क्या होता है, तो लेखा अनुदान होता है वैसा खर्चा है जो बजट में पेश नहीं किया जाता है, उसको बोला जाता है लेखा अनुदान। फिर उस पर क्या है, यहाँ पे लेखा अनुदान केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो 116 था, हम यहाँ पे 90 क्या जोड़ दिए, ये 206 हो गया और ये भी याद हो गया। अब हम बात करेंगे 117 में है वित्त विधेयक। ये क्या है, 117 में है वित्त विधेयक। देखिए वित्त विधेयक क्या है, तो राजस्व और व्यय से संबंधित जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं केंद्र को, राजस्व और व्यय से जो संबंधित धन होते हैं उसको वित्तीय विधेयक बोला जाता है। यानी जो भी विधेयक है वो जो भी राजस्व और धन से संबंधित है वो वित्तीय विधेयक है। अब हम बात करेंगे क्या, देखिए राज्य में वित्तीय विधेयक होता है, तो जैसे हम 117 याद कर लिए हैं केंद्र में, इसमें क्या जोड़े 90, 207 आ गया तो राज्य का वित्तीय विधेयक भी हो गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे
123 यानी 1 2 3 103 क्या है अध्यादेश। ये अधिकतर बच्चों को याद रहता है, 90% से ज़्यादा बच्चों को याद होगा कि हाँ 103 में क्या होता है अध्यादेश। लेकिन राज्य में अध्यादेश जारी होता है कितना हो तो ये भी मालूम नहीं होगा। और यहाँ पे अनुच्छेद भी आप नहीं भूलने वाले हैं कभी, क्योंकि यहाँ पे 123 में हम क्या जोड़ेंगे 90 और पहुँच जाएंगे राज्य का अध्यादेश में। तो 213 में क्या है अध्यादेश। अब हम देखिए अध्यादेश होता क्या है। तो संसद का सत्र नहीं चलने पर, मानिए अगर संसद का जो सत्र होता है साल भर में 2 बार, वो नहीं चल रहा है उस समय, और देश में उसी समय कोई कानून बनाने का काम आ जाए देश हित में ज़रूरी समझे, तो उस समय किसको ये अधिकार है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है केंद्र में कि वो अध्यादेश जारी करें और वो क्या कानून बना सकते हैं। ये यही कहलाते हैं अध्यादेश। और यहीं पे राज्यपाल का भी अधिकार है कि अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल में विधानमंडल का जो सत्र नहीं चल रहा है उस दौरान राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करके कानून बना सकती है 213 के अनुसार। ये बातें कही गई है 213 में। अब हम आगे हैं, आगे चलते हैं अनुच्छेद 124। 124 में क्या है सुप्रीम कोर्ट। ये अधिकतर बच्चों को याद रहता है। 124 में क्या है सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हम इसमें 90 जोड़ेंगे तो क्या पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट क्या इस यहाँ पे 2 अनुच्छेद साथ में पढ़ेंगे 214 और 216, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 214 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये बातें कही गई है 214 में। और 216 में जब की बात की जाए तो हाई कोर्ट का गठन का बात कहा गया है। ये यहाँ पे याद रखिए। 214 में क्या कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए जो है एक राज्य एक जो होगा एक हाई कोर्ट होगा 214 में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 216 में जबकि हाई कोर्ट का गठन है। तो हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा, यानी एक जो होते हैं न्यायाधीश, एक जो होते हैं हाई कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं, और बाकी के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो सभी मिलाकर क्या बोलते हैं, एक जो मुख्य न्यायाधीश और बाकी के अन्य न्यायाधीश मिलकर हाई कोर्ट का गठन करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी के जो होते हैं क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश मिलकर सुप्रीम कोर्ट का गठन कर देता है। अभी जो वर्तमान में बात की जाए यानी 2021 में, तो ये इसमें भी कितने अभी है इसमें न्यायाधीश कुल की बात किया जाए तो वो 34 है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है, टोटल मिलाकर 34 है। तो आपको यहाँ पे कमेंट करके ये बताना है कि एक जो मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के वो कौन है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आगे हम अब बात करेंगे, हम लोगों ने 216 पढ़ लिया, हाई कोर्ट का गठन कैसे होता है, 124 भी पढ़ लिया। अब यही बात जब हम लोग 214 में पढ़ रहे थे कि सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन अभी वर्तमान में आप लोगों ने कितना देख लिया होगा कि हाँ ऐसा नहीं है, 2 से 3 ऐसे भी है राज्य जिनके लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो वो बातें कही गई है 231 में। तो यहाँ पे एक 214 और 231 भी देखिए, यहाँ पे 231 में कहा गया कि 2 से राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, यानी ऐसे भी राज्य है जो 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का प्रावधान है। 231 में ये बातें कही गई है। उसके बाद हम बात करेंगे, वैसे बहुत से राज्य है आप देख लीजिएगा। ऐसे वर्तमान में क्या किया जाए, वर्तमान में अगर 25 ही हाई कोर्ट है और लेकिन राज्य क्या है 28, तो 3 ऐसे जो है हाई कोर्ट है, 300 जो अनेक से राज्यों को शामिल किया है अपने हाई कोर्ट में। तो वो यहाँ पे बातें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 226 क्या है, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी। जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 32 जब पढ़ रहा था मौलिक अधिकार में, तो क्या था संवैधानिक उपचार, तो वहाँ पे बताए थे हम लोगों ने कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का, वैसे ही हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है 226 में। किस लिए, तो मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए। तो आइए अब आगे चलते हैं, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है अनुच्छेद 137। 137 क्या है, पुनर्विलोकन मतलब क्या होता है ये बात समझिए, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने किए गए जो निर्णय है उसके खिलाफ फिर से विचार कर सकती है। ये बातें कही गई है अनुच्छेद 137 में। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई निर्णय दे दिया है, अब उसे लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में फिर से विचार विमर्श करके ये लागू कर सकती है। उसी को बोला जाता है पुनर्विलोकन, यानी फिर से विचार करके
उसको संशोधित कर देना। ये अधिकार है कि इसको कहा गया है, किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्विलोकन यानी इसको बोला जाता है रिव्यू सिस्टम। जैसे आप कोई देखते हैं, कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कैसे एक बार जो डेड हो जाता है तो उसको क्या मिलता है, फिर से रिव्यू मिलता है, यानी जीवन दान मिलता है। तो उसी को बोला जाता है रिव्यू सिस्टम। तो यहीं पे 137 में क्या है, रिव्यू सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 137 आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे 143। 143 क्या कहता है, 143 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को कोई अगर कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। भले ही राष्ट्रपति को यह मानने अधिकार नहीं है, चाहे तो मान भी सकते हैं उन सुप्रीम कोर्ट की सलाह को, चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। ये बातें कही गई है अनुच्छेद 143 में। अब हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 148। 148 में क्या है, कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी बातें कही गई है अनुच्छेद 148 में। तो ये कैग क्या होता है, ये बातें थोड़ा सा जान लीजिए। कैग जो होता है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यानी जितने भी सरकारी जो धन है जमा होता है संचित निधि में, उस पर ये देख रेख करते हैं, यानी उसकी आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। कौन, कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैग का, यानी वर्तमान में जो कैग है वो कौन है, आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि अन्य सभी को भी याद हो जाए कमेंट में। अब हम बातें करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 233। 233 क्या है, जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है जो राज्य में होता है, उनका जो नियुक्ति करता है इसका जिला न्यायाधीश का, वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई है, वो है अनुच्छेद 233 में। ये बातें यहाँ से आप याद रखिएगा। तो हम लोगों ने भाग 5 और भाग 6 को देख लिया है अच्छे से, ट्रिक से और फैक्ट के साथ भी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद अगला और भाग भी। भाग अगर हम देखें तो भाग कौन सा है, 7, यानी क्योंकि भाग 5 और 6 पढ़ लिए हैं। भाग 7 जो है वो अनुच्छेद 238 है, जो अभी इस वर्तमान अनुच्छेद में नहीं है क्योंकि इसको निरस्त कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। तो आखिर इसमें क्या था, अनुच्छेद भाग आखिर ये कब किया गया, तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ इसके लिए, और 1956 में आया है 7वां संविधान संशोधन, और उसके द्वारा भाग 7 और अनुच्छेद 238 को इसको समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग को भाग 7 नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पे ये याद रखिए कि 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको हटा दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो वो क्या है, इसके बारे में हम लोग 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे जो 200 से लेकर 239 से लेकर 242 तक है। इसमें हम 239 और 241 पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 239 में क्या है, तो 239 में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यानी जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासन के बारे में बताया गया है 239 में। यानी संघ राज्य का प्रशासन कौन करता है, तो संघ राज्य का जो प्रशासन होता है यानी केंद्र शासित प्रदेश का, वो राष्ट्रपति के अधीन आता है। ये आपको याद रहना चाहिए, राष्ट्रपति के अधीन आता है। तो राष्ट्रपति खुद नहीं करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो पदाधिकारी होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और वो जो प्रशासक होते हैं वो उन पे केंद्र शासित प्रदेश पे शासन करते हैं। ये बातें अनुच्छेद 239 के तहत है। तो अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है 8, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था उसको हटा के क्या कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए क्या बना दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, और एक जो थे दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। इसको आपको याद रहना चाहिए यहाँ पे। हम बात करेंगे ये जो आपको 5 राज्य दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार, इनके जो प्रशासक होते हैं, बात की जाए इसमें, तो इनके जो प्रशासक होते हैं उनके कहे जाते हैं उपराज्यपाल। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। इनके जो शासक होते हैं उनको बोले जाते हैं उपराज्यपाल। जैसे दिल्ली के हैं, पांडिचेरी के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और अंडमान निकोबार के भी हैं। और यहाँ पे हम लोग बात किया जाए 8 जो के शासित प्रदेश है उसमें 2 में 2 जो है उसमें विधान परिषद है,
विधान परिषद नहीं, विधानसभा है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी है। विधानसभा है तो क्या मुख्यमंत्री होगा। और यही जो दो राज्य हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, केंद्र शासित जो प्रदेश है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपको ऊपर हमने बताया था। अब हम बात करेंगे इसके बाद, यहाँ पे केवल मुख्यमंत्री भी है और उपराज्यपाल भी है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के जो प्रशासक होते हैं उसको बोला जाता है मुख्य आयुक्त। यहाँ पे आप याद रखिएगा, चंडीगढ़ के जो मुख्य आयुक्त होते हैं वो कौन होते हैं। तो अभी का वर्तमान में बात किया जाए तो जो पंजाब के जो राज्यपाल है वही चंडीगढ़ के क्या है, मुख्य आयुक्त है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। और बात करेंगे यहाँ पे हम किनका, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप का, यानी दादर नगर हवेली दमन दीव एवं लक्षद्वीप का बात की जाए तो इसके जो प्रशासक है क्या कहे जाते हैं, इसके जो शासक है वो बोले जाते हैं प्रशासक। तो इन दोनों के शासक क्या बोले जाते हैं, प्रशासक। यहाँ पे ये बातें याद रखिए आप। आइए अब आगे देखते हैं। आगे ये कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र है यानी कि शासित जो प्रदेश है उनके लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था का प्रावधान है अनुच्छेद 241 के लिए। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि सभी राज्य के लिए अलग अलग हाई कोर्ट की व्यवस्था नहीं है, तो इनके लिए भी है। तो बात की जाए यहाँ पर, जैसे हम देख ले कि अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार का, तो अंडमान जो निकोबार है उसके लिए जो हाई कोर्ट का व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, अंडमान निकोबार का देखा जाता है। उसके बाद एक बात किया जाए हम दादर नगर हवेली दमन दीव का, तो ये महाराष्ट्र के अधीन आते हैं। तो ऐसे ही इसके लिए व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 241 में, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट। आइए अब आगे देखते हैं हम। अब हम देखेंगे भाग 9 में क्या है, पंचायत, जो अनुच्छेद 243 से लेकर इसमें क ख क तक है। तो हम इसको अलग से बहुत डिटेल देखेंगे बाद में। इसी में बात की जाए, केवल भाग की बात कर लिया जाए तो 243 में ही आते हैं सब, नगर पालिका भी आते हैं और सहकारी समिति भी आते हैं। तो हम 9 के क में है नगर पालिका और 9 के ख में है सरकारी सहकारी समिति। अब आइए आगे हम बात करेंगे भाग 10। जो भाग 10 के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं कौन, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो 244 और 244 के क में आते हैं भाग 10 के बीच। अब आइए बातें हम आगे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाग 11। ये इम्पोर्टेंट है और इनके जो इम्पोर्टेंट है सभी अनुच्छेद को हम देखते चलेंगे। भाग 11 की बात की जाए तो भाग 11 में कहा गया है केंद्र एवं राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध यानी जो केंद्र भी है और राज्य के बीच में जो संबंध बताया गया है वो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच है। तो इसमें हम पहला जो अनुच्छेद देखेंगे वो है 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है वो बताई गई है 249 के तहत। ऐसे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो किसको होगी, वो विधानमंडल को होगी। लेकिन वो विधानमंडल के यहाँ पे ये शक्ति जो प्राप्त हुई है किनको, संसद को, वो संसद को प्राप्त है कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और वो जो अनुच्छेद है वो 249 है। ये महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिए। अब बात करेंगे हम 250 क्या कहता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद शक्ति, यानी आपातकाल के दौरान भी देखा जाए तो राज्य सूची यानी राज्य में जब लगता है आपातकाल तो राज्य की शक्ति सीधे राज्यपाल से क्या कहाँ चली जाती है, राष्ट्रपति के पास। तो उस स्थिति में भी क्या हो जाता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, वो संसद बनाता है। ये बातें कही गई है 250 में। तो याद रखिएगा 249 और 250 दोनों के तहत संसद ही क्या बनाती है, संसद को शक्ति है कि वो कानून बनाए। एक 50 में है आपातकाल, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 262 और 263 साथ में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जाए 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय नदियाँ जल विवाद। इसी में बोला गया कि दून जो अंतर्राष्ट्रीय नदी दून जो होते हैं उनके विवादों का निपटारा क्या अनुच्छेद किसके अनुसार होता है, तो 262 के तहत इन्हीं का बातें कही गई है 262 में। यानी अंतर्राज्यीय का मतलब क्या होता है कि एक राज्य में नहीं, कोई भी चीज़ क्या है वो दोनों राज्य या 2 से अधिक राज्यों में स्थित है। जैसे अंतर्राज्यीय नदियाँ की बात किया तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कावेरी जल विवाद, जैसे तो हमेशा उसमें लड़ाई होती रहती है। तो उन सभी के विवादों को लेकर निपटारा करना अनुच्छेद 262 के अंतर्गत बताई गई है, ये इसमें आप याद रखिएगा।
और इसमें जो संसद जो शक्ति जो बनाने का जो काम होता है, इस पे यानी अंतर्राज्यीय नदियों के विवादों को निपटारा करने के लिए जो भी इसमें कानून बनाए जाते हैं वो अधिकार किसका है, तो वो संसद को है। ये आप यहाँ पे याद रखिए, संसद इनमें कानून बनाकर इन दोनों के बीच क्या विवाद को निपटारा करा सकती है संसद। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 263। तो 263 क्या कहता है, 263 है अंतर्राज्यीय विकास परिषद। अंतर्राज्यीय विकास परिषद क्या होता है, तो जब दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का निर्माण करते हैं। यानी इन्हीं का प्रावधान है, दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच अगर विवाद होते हैं तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय जो विकास परिषद है उनकी स्थापना की है। और अंतर्राज्यीय विकास परिषद का काम होता है इन दोनों राज्यों के बीच का जो विवाद है उसको सुलह कराना। ये है अंतर्राज्यीय विकास परिषद। तो आपको यहाँ पे ये जान गए होंगे। अब हम लोगों ने भाग 11 केंद्र राज्य संबंध पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति समुदाय से संबंधित जो है वो भाग 12 है। और भाग 12 की बात की जाए तो वो 264 से 300 के ए तक, यानी 300 के क तक हम बात किया जाए तो अनुच्छेद कहा गया है किसमें, भाग 12 में। तो भाग 12 का जो पहला जो हम इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे क्या, 266 और 267 लगातार देखेंगे। 266 में क्या किया गया है, संचित निधि, और 267 में क्या कहा गया है, आकस्मिक निधि। तो संचित निधि क्या है, भारत सरकार को जो जितने भी धन प्राप्त होते हैं राजस्व से, जैसे आयकर से, निगम कर से, सीमा शुल्क से, तो उन सभी को एक जगह, इन सारे पैसों को एक जगह रखा जाता है, वहाँ पे जमा होता है। तो उसी को बोला जाता है संचित निधि। उसी में जमा होता है और इसी से जितने भी राष्ट्रपति को, राज्यपाल को जितने भी पैसे दिए जाते हैं वो इन्हीं संचित निधि से ही जमा होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीशों को। तो ये बातें यहाँ से संचित निधि के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आकस्मिक निधि। 266 के बाद क्या है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होता है, जब देश में धन की अचानक आवश्यकता पड़ जाए तो आकस्मिक निधि से ही धन का निष्कासन होता है, यहीं से पैसा निकाला जाता है। तो केंद्र में राष्ट्रपति के अंतर्गत उनकी शक्ति है पैसा निकालने का, और राज्यपाल के अंतर्गत, राज्य में राज्यपाल के अंतर्गत यह निधि आती है, आकस्मिक निधि। अब हम बात करेंगे इसमें जो धन, अगर बात किया जाए कितना धन रहता है तो याद रखिएगा 1000 करोड़, यानी 1000 करोड़ माने 1000 जो करोड़ पैसा इसमें जमा होता है, किसमें, आकस्मिक निधि में। अचानक अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें से पैसा इसमें से निकाला जाता है, फिर जब काम पड़ जाए तो फिर संचित निधि से निकाल कर इसमें पैसा इसका रख दिया जाता है। ये आकस्मिक निधि है, इतना आपको यहाँ से बात याद रखना है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 280, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वित्त आयोग। अनुच्छेद क्या, 280 में क्या बात आया गया है, वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है, इसका काम होता है जो टैक्स मिलता है, टैक्स के केंद्र और राज्यों के बीच, टैक्स जो होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच इसका क्या विवरण यानी वितरण करना, ये काम किसका होता है, वित्त आयोग का। वित्त आयोग का जो स्थापना होता है वो कौन करता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग का स्थापना करता है। और वित्त आयोग में सदस्य की बात की जाए तो इसमें एक जो होते हैं वो एक अध्यक्ष होते हैं, और 4 जो बात की जाए इसके 4 इसके साथ अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल कुल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक इसमें क्या, एक अध्यक्ष और 4 जो होते हैं इसके अन्य सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में जो अभी जो वित्त आयोग चल रहा है वो कौन वित्त आयोग है, तो याद रखिएगा जो अभी जो चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है। और इसका कार्यकाल क्या है, 2021 से 2026 तक इसका कार्यकाल है, 15वां वित्त आयोग का। तो अभी जो वर्तमान में बात किया जाए वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है कौन है, NK सिंह, यानी नंद किशोर सिंह। आपको इतना याद रखना है यहाँ पे, ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो यहाँ पे अपना इतना आपको याद हो गया होगा, वित्त आयोग से इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब क्या है 300 के क, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था 19 का F, और जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाग 3 में। तो यही संपत्ति का अधिकार जो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, तो इसी को कानूनी अधिकार बनाया गया था यहाँ पे ला करके संपत्ति का अधिकार को। तो यहाँ पे ये आप समझ लिए होंगे। तो ये पहले कहाँ थे, भाग 3 में थे, तो अब कहाँ पे है, ये भाग 12 में है। तो पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार था, तो ये अब क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार क्या है, 300 के क। तो यहाँ पे आप ये समझ लिए होंगे।
अब हम लोग भाग 12 के बाद पढ़ेंगे भाग 14। भाग 14 क्या है, 308 से लेकर 323 तक इसकी बातें कही गई है अनुच्छेद में। और ये इसमें क्या बोला जाता है, संघ एवं राज्यों के जो भी अधीन सेवाएं आते हैं ये बातें कही गई है किसमें, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच। तो इसमें हम दो अनुच्छेदों को याद करेंगे जो महत्वपूर्ण है, 312 और 315। तो 312 में क्या कहा गया है, 312 में है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं IAS, IPS और IFS। ये तीनों को संगठन को मिलाकर क्या बोला जाता है, अखिल भारतीय सेवा। इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, अखिल भारतीय सेवा। ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और बात हम किया जाए 315 में बात किया जाए, यहाँ पे 315 जो है ये संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी लोक सेवा आयोग की बातें स्थापना की गई है अनुच्छेद 315 के तहत। तो लोक सेवा आयोग क्या होते हैं, लोक सेवा आयोग दो तरह के होते हैं, एक केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। तो केंद्र में अगर बात किया जाए तो केंद्र में इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है UPSC, ठीक है। और राज्य में इसी को बोला जाता है PCS और या PSC भी बोला जाता है, जैसे आप लोग UPPCS पढ़े होंगे या BPSC। तो ये बातें कही गई है केंद्र के लिए और ये राज्य के लिए, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है 312 और 315 इस भाग से। और हम बात करें यहाँ पे बात कर ली जाए लोक सेवाओं का, तो लोक सेवा जो आयोग होता है इसकी बात की जाए जनक किसको बोला जाता है, तो आप बात रखिएगा, याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको क्या बोला जाता है, लोक सेवा आयोग का जनक बोला जाता है कॉर्नवालिस को। उसके बाद हम बात किया जाए इसमें, एक थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का ये किस लिए हम याद रखा जाता है, तो लोक सेवा आयोग का जो पहले एग्ज़ाम होता था उसमें 21 वर्ष था, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष किसने किया, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो वो लिटन ने ही किया था, लॉर्ड लिटन ने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अब इसका हम अगर बात किया जाए भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था और किस आयोग द्वारा हुआ था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो लोक सेवा का जो आयोग का जो गठन हुआ था भारत में, वो ली आयोग, एक याद रखिएगा एक आयोग था ली आयोग। ली आयोग आया कब था, तो 1926 में आया था। और इसी के अंतर्गत भारत में जो था लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और अभी वर्तमान में आपने सुने होगा कि संघ लोक सेवा आयोग, तो जो यहाँ पे क्या था लोक सेवा आयोग। फिर बाद में जब संविधान का स्थापना हुआ 1950 में, तो 1950 में जब स्थापना हो गया तो उसके बाद इसी लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC कहा जाने लगा भारत में। तो इतनी बातें यहाँ से याद आप रखिए। अब हम बात करेंगे भाग 15। भाग 15 क्या है, वो है निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित। तो भाग 15 भी हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है निर्वाचन संबंधी जो शक्ति प्राप्त होता है वो निर्वाचन आयोग को प्राप्त होता है 324 के अंतर्गत। अभी बात की जाए इसमें निर्वाचन में, निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो आप याद रखिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसमें बात करने योग्य ये है, जो निर्वाचन जो आयोग होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति का अधिकार है। इसमें फिर बात किया जाए इसके सदस्य की, तो निर्वाचन जो आयोग होते हैं इसमें क्या होते हैं, एक जो होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक। और इसके जो अलावा अन्य सदस्य जो होते हैं 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। टोटल मिलाकर 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो वो आपको याद रखनी है। अभी वर्तमान में कौन जो है, कौन जो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आगे हम बात किया जाए इसमें, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाग 16। तो भाग 16 क्या कहता है, भाग 16 में बताया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष विषय उपबंध, यानी कुछ जो वर्गों है उनको आरक्षण के बारे में, यानी उपबंध यानी आरक्षण, कुछ वर्गों के आरक्षण के बारे में बात बताई गई है। वो 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक इसी में है। तो हम आइए उसको भी देख लेते हैं। 330 अनुच्छेद क्या कहता है, 330 और यहाँ पे 332, हम दोनों यहाँ पे एक साथ देखेंगे, 30 और 32, और फिर यहाँ पे जो है 331 और 333 दोनों एक साथ देखेंगे। 330 में बोला गया है कि लोकसभा में SC ST का जो सीट है वो आरक्षण के जो बातें कही गई है वो कहा गया है अनुच्छेद
330 में। तो यहाँ पे लोकसभा में SC/ST का सीट कितना है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। बात किया जाए यहाँ पे लोकसभा की, लोकसभा में टोटल अभी वर्तमान में सीट कितने हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़े थे जब गठन हुआ था, तो 245 में वर्तमान में सीट है। अब 243 में जो है इसमें 200 जो दो तो एंग्लो इंडियन के लिए चुना जाता है, और यहाँ पे जो 200 क्या था 243 जो है उसमें यहाँ पे केंद्र एवं राज्यों में राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें SC/ST को प्राप्त है सीट का आरक्षण। तो ST के लिए बात की जाए, पहले हम SC के लिए बात की जाए, तो SC का जो 85 सीट जो है वो लोकसभा में आरक्षण मिला है 330 के तहत, और ये किसके लिए है SC के लिए। और ST के लिए बात की जाए तो यहाँ पे 48 जो सीट है वो प्राप्त है आरक्षण के तहत, किसको ST को, किसमें लोकसभा में। तो ये बातें बताई गई है अनुच्छेद 330 में। उसके साथ हम बात करें और 332 में, तो विधानसभा में बात की जाए तो विधानसभा में भी SC/ST को सीट का आरक्षण है जैसे लोकसभा में था। तो अब विधानसभा में कितना है, तो प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग अलग सीटें होती है, तो वहाँ पे उसका प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 330 और 332 देख लिए। अब हम बात करेंगे 331 और 333। तो 331 में क्या है, लोकसभा बोला गया है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, और 333 में बोला गया है विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। तो लोकसभा में जैसे हम बात की जाए, लोकसभा में 545 सीट में एंग्लो इंडियन के लिए कितना था 2 था, और इधर कितना था 545 में से 2 इधर था, और 543 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए था। तो ये जो 2 था वो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के बारे में कौन कहता है, अनुच्छेद 331। और ये बात की जाए एंग्लो इंडियन का, तो एंग्लो इंडियन क्या है ये आप सुन लीजिए। जो देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जो अंग्रेज जो यूरोपियन था वो अंग्रेज नहीं गए, इंग्लैंड नहीं गए और भारत में ही बस गए। तो वो भारत में बस गए और यहीं पे शादी के लिए, और उनके जो वे खुद और उनके जो संतान होते हैं वो क्या कहलाते हैं एंग्लो इंडियन, ये यही कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। तो इन्हीं के लिए 2 सीटों का आरक्षण का जो बात कही गई है 331 में। हालांकि वर्तमान में अभी जो है इनको ये प्रावधान जो अभी हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे तो विधानसभा में कितने करते हैं, तो विधानसभा में जैसे राज्य में होता है तो यहाँ पे राज्यपाल को ये अधिकार होता है विधानसभा में एक सदस्य को वो आरक्षित सीट मनोनीत कर सकते हैं कि कौन, राज्यपाल विधानसभा में। ये बातें 333 में कही गई, तो आपको वहाँ पे याद हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 338। अनुच्छेद 338 क्या कहता है, अनुच्छेद 338 में कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी SC यानी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की बात किया यहाँ पे हम देखिए लिख दिए हैं। SC का जो मतलब होता है क्या होता है, वो शेड्यूल कास्ट होता है। ST का बात क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है अनुसूचित जाति, और इसका जो क्या होता है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब कास्ट। अब हम यहाँ पे बात किया जाए OBC, तो अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी पिछड़ा वर्ग। अब हम यहाँ पे आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 338। 338 क्या है, अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC के आयोग। इनसे संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित सभी जितने भी विवाद होते हैं वाद होते हैं उनका सभी जो आयोग इन्हीं के तहत होता है। इनके लिए एक अलग स्थापना किया गया है 338 में। और बात की जाए 338 के क, तो देखिए 38 के क है तो ये पहले संविधान में नहीं था, इसको बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 338 में याद रखिएगा SC आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग, और 338 के क में याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST आयोग। इससे पहले बात की जाए 2003 के पहले क्या था कि 338 में ही SC और ST आयोग ये दोनों जो थे एक ही में आते थे, 338 में ही आते थे। तो फिर इसके लिए अलग प्रावधान बना, तो इसके लिए क्या हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ, और संविधान जो संशोधन हुआ वो हुआ 89 यानी 89वां संविधान संशोधन हुआ, और ये कब हुआ था 2003 में। और इसी के तहत क्या किया गया, ST के लिए एक अलग 338 के क में बनाया गया जनजाति आयोग यानी ST आयोग। तो यहाँ पे इतने बातें आपको याद रखना है इससे। अब हम बात करेंगे 340। तो 340 क्या है, OBC आयोग यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग क्या है, इसको हम बात करें, ये पहले अस्थायी नहीं था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। इसके लिए भी क्या किया गया, संविधान में अभी हाल फिलहाल में संशोधन हुआ,
तो उसको भी हम बताएंगे। इससे पहले यहाँ पे ये बात जान लीजिए, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग था, इससे पहले भी इसमें 2 आयोग आ गया था, यानी 2 समिति आ गया था। तो वो कौन था याद रखिएगा, एक था काका कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर एक आयोग आया था और इसको कालेलकर आयोग बोला जाता है। और ये कब आया था, तो 1953 में। ये किससे संबंधित है, तो वे ओबीसी आयोग से, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और आया था मंडल आयोग, उसी को बोला जाता है बीपी मंडल आयोग। तो एक आया था मंडल आयोग। जो मंडल आयोग आया था वो कब आया था, तो 1978 में आया था। इतना आपको याद रहना चाहिए। और इसी के तहत जो ओबीसी को मिलता है कितना, 27% आरक्षण इसी बीपी मंडल के आयोग के तहत ही मिलता है। तो इसके लिए एक अस्थाई नहीं था, लेकिन अब जो है इसके लिए एक अलग आयोग बना दिया गया है अनुच्छेद 340 के तहत। तो इसके लिए भी संशोधन हुआ है। और इसके लिए कब हुआ था, तो 102वां अधिनियम बना था जो ओबीसी से संबंधित है। और ये इसके लिए 123वां बिल आया था। तो हम यहाँ पे कुछ बिल को भी देख लेते हैं, आइए, जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। तो बात करेंगे यहाँ पे हम 101वां, यहाँ पे है जो ये है एक्ट, यानी अधिनियम जो पारित हो गया। यहाँ पे बात करेंगे हम बिल, यानी जो बिल जो क्या था, विधेयक, यानी जो पारित होने से पहले था। तो 122वां बिल था। बात करेंगे हम 101वां जो था अधिनियम, और 122वां जो बिल था ये किससे संबंधित था, तो जो जीएसटी से था, ये संविधान संशोधन अधिनियम। यानी अब बात की जाए 102वां अधिनियम की बात की जाए तो वो 123वां क्या था, विधेयक था। और ये किससे संबंधित था, ओबीसी आयोग से, जो हम लोग कहाँ पढ़े हैं, ओबीसी 300 और 340 में ओबीसी आयोग कहाँ यहाँ पे पढ़े हैं। तो इसी 102वां क्या था अधिनियम और 123वां विधेयक था, वो ओबीसी से संबंधित है। ये आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, और ये 124वां विधेयक था। ये किससे संबंधित था, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से, यानी सवर्णों को 10% आरक्षण जो मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के तहत, वही इसमें बात कही गई है। 103वां अधिनियम और 124वां, ये याद रखिएगा आप, विधेयक। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो ये 104वां जो है, 104वां क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम। ये है 126वां ये बिल था। और ये 104वां क्या था, अधिनियम। ये किस संबंधित है, तो लोकसभा और राज्यसभा में SC ST को आरक्षण। इससे पहले जो बात था वो 2020 तक था कि लोकसभा और राज्यसभा में SC ST को जो सीटों का आरक्षण था, हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था 330 और 332 के अंतर्गत, वही बातें यहाँ पे थी। तो लोकसभा में और राज्यसभा में जो थी वहाँ पे सीटों का आरक्षण 2020 तक था पहले। तो फिर इसमें संशोधन किया गया, 104वां अधिनियम बना, 124वां बिल था, और इसको बढ़ाकर 10 वर्षों के लिए इसके आरक्षण को बढ़ा दिया गया। यानी अब जो आरक्षण है उन सभी को 2030 तक है इनका ये आरक्षण। तो यहाँ पे ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है, यहाँ से बहुत एग्जाम में आके हैं क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आगे भाग 17। तो भाग 17 क्या है, भाग 17 संबंधित है राजभाषा से, जो अनुच्छेद 343 से लेकर क्या है 351 तक है। तो राजभाषा क्या है, यानी बात किया जाए राजकाज की भाषा को राजभाषा बोला जाता है। यानी जिस भाषा में सरकारी जो कार्य होते हैं उसी को बोला जाता है राजभाषा। इसी जो राजभाषा है इसी को पहले मध्यकाल में बोला जाता था क्या, दरबारी भाषा। जैसे आपने मुगलों की दरबारी भाषा पढ़ी होंगी तो क्या था, फारसी था। वही बात यहाँ पे है, वही भाषा यहीं पे है, उसको बोला जाता है राजभाषा। तो हम राजभाषा की बात भाग 17 में पढ़ने वाले हैं, 343 से लेकर 351 के बीच। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद रखेंगे, 343 में कहा गया है कि जो संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, और जो इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। यही बात कही गई 343 में। तो इसके लिए भी एक क्या था, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, अनुच्छेद थी इसमें। तो ये इसके लिए एक आयोग आया था और उसका नाम का था मुंशी आयंगर आयोग। यहाँ पे आप याद रखिए क्या था, मुंशी आयंगर आयोग। मुंशी आयंगर आयोग आया था, एक समिति आया था। और ये कब आया था, तो ये याद रखिए 14 सितंबर को आया था। ठीक, कब आया था, 14 सितंबर 1949 को ये आया था। और इसी के तहत क्या हुआ था कि संघ की राजभाषा बनाई गई थी हिंदी को, और देवनागरी बनी थी लिपि। और यहाँ पे ये बात याद रखिए, और इसी जो 14 सितंबर है इसी को हिंदी दिवस के रूप में तभी से मनाया जाता है। यहाँ पे ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद
आगे अब हम बात करेंगे भाग 18। भाग 17 के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग 18। और भाग 18 में है जो वो आपात उपबंध की बातें कही गई है। तो आपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 352 से लेकर 360 में। ये आपातकाल की बात की है तो आपात कितने प्रकार के होते हैं, आपातकाल 3 प्रकार से आपातकाल लगाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक होते हैं वित्तीय आपात। तो आइए इन सभी को भी जान लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद याद रखिएगा 352, 456, 56, 460 यानी 4 गैप करके। अब हम बात करेंगे यहाँ 352 की, ये क्या है, ठीक है। तो इससे पहले जान लीजिए आपातकाल लाया कहाँ से। आपातकाल पहले संविधान में, ये आपको संविधान में जोड़ा गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल को, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करेंगे आपातकाल के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और यह जो था पहला जो था, हम बात किया जाए पहला आपातकाल का, तो पहला जो आपातकाल है वो है 352 के तहत राष्ट्रपति आपात। तो किस परिस्थितियों में लगता है, याद रख, आपको बता दें कि ये 3 परिस्थितियों में जो राष्ट्रीय आपात होता है वो लगता है। और अभी तक इसमें बात किया जाए 3 बार लग चुके हैं, 1962, 1971 और 1975। तो ये जो भी आपात लगते हैं वो राष्ट्रपति ही लगाते हैं। राष्ट्रपति घोषणा करते हैं राष्ट्रीय आपात का, और वो भी जब करते हैं तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर। याद रखिएगा, लिखित सिफारिश जब तक नहीं मिलेगा राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर सकते हैं आपातकाल का। तो ये अधिकार किनको है, राष्ट्रपति को घोषणा करने का अधिकार है। तो यहाँ पे हम राष्ट्रपति को भी देखेंगे और प्रधानमंत्री को देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो लिखित सिफारिश दिए होंगे और राष्ट्रपति क्या किए होंगे, घोषणा किए होंगे। तो ये 3 बार लगाया जा चुका है, तो उन सबको भी हम एक बार देख लेते हैं। उससे पहले राष्ट्रीय आपात लगाया किस स्थिति में जाता है उसको जान लीजिए। ये 3 परिस्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। पहला लगाया जाता है युद्ध के समय, यानी अगर भारत पर कोई युद्ध कर दिया तो उस समय लगाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे बाह्य आक्रमण, यानी बाह्य से कोई आक्रमण कर दिया बाहर से, तो एक बोला है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यानी सभी को, यानी सब भारत की जो जनता है सभी कोई शस्त्र लेकर विद्रोह करने लगे, बाहर निकल जाए, तो वो कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र जो विद्रोह था, सशस्त्र विद्रोह, इसके पहले जो था इसका नाम हो गया था आंतरिक विद्रोह था। जो आंतरिक विद्रोह था इसी के आधार पर जो इंदिरा गांधी थी वही लगाई थी भारत में, क्या लगाई थी, राष्ट्रीय आपात। अब इसको हटाकर क्या कर दिया गया, आंतरिक विद्रोह को हटाकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह उसके स्थान पर कर दिया गया। ये आप बातें यहाँ से याद रख लिए। तब हम यहाँ पे अब बातें कर लेते हैं थोड़ा 1962, 71 और 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1962 में बात किया जाए, वो जब चीन का आक्रमण हुआ था, चीन जब आक्रमण किया था भारत पे 1962 में, तो उस समय लगाया गया था पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपात। तो उस समय जब राष्ट्रपति की बात किया जाए, उस समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, ठीक है। और बात किया जाए प्रधानमंत्री का, तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू 1962 में। अब हम बात करेंगे 1971 में। तो 1900 में अगर बात की जाए 71 के, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो तो बीबी गिरी, और प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो वो थी इंदिरा गांधी। यहाँ पे इतना बात याद रखना है। अब हम बात करेंगे 1975 में। 1975 में उस समय कौन थे आपके राष्ट्रपति, तो वो थे फखरुद्दीन अहमद, और इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी, जब राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा था। तो ये इतना यहाँ से ज़रूर याद रखिए। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। 352 के बाद क्या आता है, राष्ट्रपति शासन। तो ये राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्य को ये लगने लगता है कि राज्य की जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, संविधान के नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। तो क्या करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो फिर राष्ट्रपति वहाँ पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं। यही बात कही गई 356 में। तो इनसे हम संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पे बता दें आपको, जो एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। अभी तक बात किया जाए पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, तो पहली बार कब लगा था, वो लगा था आपको पंजाब में। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, पंजाब में। तो लगा कब था, तो ये लगा था 1951 में पंजाब में भारत में पहली राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद हम बात कर लिया जाए सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन, यानी सबसे अधिक दिन तक किस राज्य में रहा, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में रहा है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम बात करेंगे
इसमें अगला है सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन, यानी एक ही राज्य में सबसे ज़्यादा बार की बात किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा लगा है मणिपुर में। तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा लगा है, कितना बार लग चुका है, तो 11 बार अब तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम करेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का, तो उत्तर प्रदेश में 9 बार लगा है। अगर बिहार में बात की जाए तो बिहार में 8 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इतना बात है आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 360। 360 में क्या है, वो है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात कब लगता है, इन सभी जितना भी आपात लगता है वो राष्ट्रपति की घोषणा पे ही लगते हैं। तो राष्ट्रपति को जब ऐसा लगे कि भारत या इसके एक राज्य की वित्तीय स्थिरता यानी इसका साख जो है वो भी खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करके वहाँ पे वित्तीय आपात लगा सकते हैं। यहाँ से एक बात आप याद रखिए कि वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी किसी राज्य में नहीं लगा है, यहाँ से आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे भाग 17। तो भाग 17 क्या कहता है, भाग 17 में है संविधान संशोधन, और इसका जो अनुच्छेद, इसमें एक अनुच्छेद आता है वो है 368। तो इसमें संविधान संशोधन कब कैसे किया जाता है, संविधान संशोधन का जो संसद द्वारा संशोधित किया जाता है वो बातें बताई गई है संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लोगों ने संविधान संशोधन के कुछ यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़े थे, यहाँ पे ये आपको हाल फिलहाल के ही है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जो पहले के जितने भी संविधान संशोधन हुआ है उसका मैं हालांकि एक अलग से वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ। तो वीडियो यहाँ पे कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका जो PDF था, इसका जो PDF है आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर स्टूडेंट जेल खाना, और वहाँ से अगर नहीं मिलता है तो इसका वीडियो को लिंक में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप ज़रूर करके कमेंट करके और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।